सर तौहीद कुरिया सर से मैं मुअद्दबाना मुल्तमिस हूँ कि सर डाइस पर तशरीफ लाएं। सर प्लीज कम ऑन द डाइस। सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अब मैं निजाम सर से मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि सर तशरीफ लाएं। सर एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इन्वादिया के। उसके बाद में रजी सर जो इस वक्त मालिया डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सर से गुजारिश है कि सर तशरीफ लाएं। उसके बाद तनवीर सर जो कुलिया डिपार्टमेंट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना मुल्तमिस हूं कि सर तशरीफ लाएं। उसके बाद मैं तनवीर सर जो पेशम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपसे गुजारिश है कि सर आप तशरीफ लाएं। नजीर सर जो इस वक्त मालिया डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सर से गुजारिश है कि सर तशरीफ लाएं। उसके बाद जमाल सर जो कि इस वक्त कुलिया डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सर से मुअद्दबाना गुजारिश है कि सर तशरीफ लाएं। अब मैं बाज़ाब्ता तौर पर कुरान मजीद की तिलावत के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा डॉक्टर इनायतुल्लाह जमाली साहब को, जो पीजी स्कॉलर हैं डिपार्टमेंट ऑफ माहियतुल अमराज के। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि सर तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान से मौजूद फरमाएं। मैं अमानुल्लाह जमाली। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. बहुत खूब डॉक्टर अमानुल्लाह साहब। अब मैं
बगैर किसी ताखीर के उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर रजी अहमद सर, असिस्टेंट प्रोफेसर मालिया डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि सर तशरीफ लाएं और अपने आने वाले पीजी स्कॉलर्स को इसका इस्तेमाल करें। वेलकम स्पीच के लिए डॉक्टर रजी सर, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोग सबको पता है कि ये प्रोग्राम किस मौके से और किस मौजू से रखा गया है, तो इस प्रोग्राम के जो सबसे अहम लोग हैं वो तो हमारे पीजी स्कॉलर्स जो अभी 2022-23 बैच के हैं। सबसे पहले चूंकि ये एक रिवायत रही है कि जब कोई भी मेहमान, आज के डेट के आप मेहमान हैं हमारे, तो जब कोई भी मेहमान हमारे घर आते हैं तो उनका अच्छे से इस्तकबाल किया जाए। तो आप तमाम पीजी स्कॉलर, जिसमें अभी भी मुझे लगता है 3 से 4 लोग एब्सेंट हैं, उन एब्सेंट लोगों का भी खुशामदीद है, वेलकम है, स्वागतम है। इसके अलावा मैं आप सबसे ये गुजारिश कह लीजिए, दरखास्त कह लीजिए, आप हमें अपना बड़े भाई, गार्जियन जो सब है, आप सबसे गुजारिश है, जब आप यहाँ पे आए हैं, आप उन चुनिंदा लोगों में है, वो जो चुनिंदा लोग, अमूमन क्या होता है हमारी पैथी में, आयुष में, कि यूजी कंप्लीट होते ही, इंटर्नशिप कंप्लीट होते ही हम समझ लेते हैं कि अब तो मेरा स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गया, गोल्डन लाइफ खत्म हो गया, जो कि अब हम जिम्मेदारियों के पीछे। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें दोबारा से ये गोल्डन लाइफ जीने का मौका मिला है। तो इस गोल्डन लाइफ को एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने से ये मुराद नहीं है कि आप कुछ भी करें, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए पीजीज, उस जिम्मेदारियों को समझें, उसको अच्छे से अंजाम दें। ये जिम्मेदारियां ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई ही है। पढ़ाई के अलावा भी एक मेडिकल पीजीज, हमारे यहाँ एक बहुत ही मेडिकल फील्ड में कंसेप्ट है क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल का। हम जब किसी नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में चले जाते हैं तो हम समझते हैं हमें पेशेंट देखने का मतलब ही क्या है। आप ये अंदाजा लगाइए कि कल को आपके घर में भी कोई बीमार हो जाता है और वैसी सूरत में अगर आपको कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत हुई, आपने ये 3 साल अच्छा सा गोल्डन सा पीरियड जब नॉन क्लिनिकल तौर पे गुजार दिया, तो वैसी सूरत में आप अपने घर में भी किसी का ट्रीटमेंट करने के लायक नहीं रहेंगे। तो ये कंसेप्ट हटा दीजिए कि क्लिनिकल है, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट से पीजी कर रहे हैं। सबसे पहले आप एक डॉक्टर हैं, आप एक हकीम हैं, तो आपकी हिकमत और आपकी डॉक्टरी आपके अपने लोगों को, अपने घर के, अपने परिवार के, अपने खानदान के लोगों को काम आए। इसलिए कभी बीइंग ए डॉक्टर अपनी जो अमली जिंदगी है उसको ना भूले, भूल जाइए कि आप क्लिनिकल में है, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में। ये सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री है जिससे आप ये जॉब के लिए कह सकते हैं कि ठीक है। जॉब कितने परसेंट लोगों को मिलती है, कितने परसेंट लोग जॉब करते हैं? सिर्फ और सिर्फ डेटा है कि 10% से नीचे, 9 से 10% लोगों को जॉब मिलती है। बाकी 90% लोग अपने ही काम करके खाते हैं, सेल्फ मेड होते हैं। तो वो सेल्फ मेड आप किस फील्ड में जाएंगे? मोस्टली बीइंग ए डॉक्टर आप क्लिनिकल फील्ड में जाएंगे, चाहे आप नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट से आए हो, चाहे आप क्लिनिकल सब्जेक्ट से आए। आपको ओवरऑल प्रैक्टिस करें, तो खुद को उसके लिए भी तैयार करें। दूसरी चीज पीजीज के लिए एक अहम जिम्मेदारी होती है रिसर्च। तो आप रिसर्च प्रोसेस को सही से समझे, इसके लिए इसमें एक सब्जेक्ट बाकायदा दिया गया है। तो आप रिसर्च को ना ही हल्के में तो बिल्कुल ना लें, और ये भी नहीं कि सिर्फ उसी के पीछे रह जाए, क्योंकि कहा जाता है रिसर्च इज नथिंग बट सर्च अगेन एंड अगेन।
आपके बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे, आप भी। आपको यहाँ रिसर्च प्रोसेस को जानना है, ताकि असल में होता क्या है कि रिसर्च, हम लोग समझते हैं कि हम एक रिसर्चर तो बन गए, लेकिन टू बी फैक्ट जितने भी हमारे डेटा होते हैं वो 95 से 99% तक मैनिपुलेटेड डेटा होते हैं। सिर्फ 1 से 5% तक जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सिर्फ अपने यूनानी या आयुष की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो आप IIM ले लें, IIT ले लें, जहां से भी, सिर्फ 1 से 5% तक ही डेटा ओरिजिनल होते हैं, बाकी सारे के सारे मैनिपुलेटेड होते हैं। रही बात कि आपके कैरियर पर्सपेक्टिव से, तो कैरियर पर्सपेक्टिव के लिए भी ये जरूरी है कि जब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं तो आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। आपको कब, क्यों, कहां, कैसे ये लगाना सीखना आ जाता है, क्योंकि जब तक आप ये वर्ड हर चीज में लागू नहीं करेंगे, लगाएंगे नहीं कि कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तब तक आप चीजों को सही से समझ नहीं सकते। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी ये तो पक्का आपको सिखा देगा अगर आपने अच्छे से रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ लिया तो। इसके अलावा ये तो हमारे पीजीज के लिए हो गए। तो जो हमारे आज के मेहमान और मेहमान खुसूसी हैं 2022-23 बैच के पीजी, आप सबका एक बार और तहे दिल से वेलकम है, स्वागतम है, खुशामदीद है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ बैठे हमारे तमाम टीचर्स, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, हमारे प्रिंसिपल्स हैं और डेस्क पे मौजूद भी हमारे सारे फैकल्टी मेंबर, इन सब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे तशरीफ लाए। आप सबका भी खुशामदीद है, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे रजिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ मालियात के, जो अपने नए आने वाले पीजी स्कॉलर्स का जिनसे वो उनका इस्तेमाल कर रहे थे। अब मैं इस प्रोग्राम की अगली कड़ी को आपके सामने पेश करता हूँ। ये प्रोग्राम जो आप इस वक्त इसका हिस्सा बने हुए हैं, इस प्रोग्राम की अहमियत क्या है, इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम की, इसको तफसील से बताने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर तनवीर आलम साहब से कि सर आप तशरीफ लाएं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ तहफ़्फ़ुज़ व समाजी फिक़्ह के, सर से गुजारिश है कि सर आए और इस प्रोग्राम की अहमियत को तफसील के साथ बताएं। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट पर्सन और वाइस पे मेरे सारे कलीग, स्कॉलर्स, सीनियर, जूनियर और थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। जल्दी में मैं जो ये नया प्रोग्राम आया है ओरिएंटेशन प्रोग्राम पीजी का, उसको थोड़ा सा तारुफ करूं कि क्यों इस एसएमएस को डिजाइन किया है। दिस इज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रोफेशनल पीजी स्कॉलर्स, मतलब कि थोड़ा सा स्किल डेवलप हो आपके अंदर। प्रोफेशन का मतलब होता है स्किलफुल हो। ये फर्स्ट टाइम एनसीएस ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, पहले यूजी में हुआ करता था। इसकी वजह सिर्फ ये है कि आप लोग जब यूजी होंगे तो महसूस कर रहे होंगे, आपके सामने जो पीजी होगा आ रहे होंगे, उनका स्किल देख के आपको एहसास हो रहा होगा। तो इस तरह से सिस्टम ने भी एहसास किया इस बात को कि वो जो प्रोग्राम का जो आउटकम होना चाहिए वो पीजी का नहीं आ पा रहा। इवन दो कि हम लोगों ने इसको यूजी में अप्लाई किया, 2020 के यूजी से ट्रांजिशन करके हमने स्टार्ट किया, तो जो सिंपल जो उसका आउटकम हम लोग देख रहे हैं क्लास के अटेंडेंस से, वही ओवरवेलमिंग। ऐसे भी 20-25% से लोग क्लास में आज के डेट में उसमें 60-70-78 के आसपास बच्चे क्लास कर रहे हैं। तो वहाँ तो यूजी में ये था कि जो विड्रॉ हो जाता था या फिर कुछ बच्चे छोड़ देते थे कोर्स, वहाँ बहुत उसमें फायदा हुआ। यहाँ इसमें इसका मतलब ये है कि पीजी के कोर्स से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें आपके साथ होनी,
वो थोड़ा सा हम लोग एक रिकैप करके आपको बता दें, ताकि एक माइंड सेटअप आपका हो जाए कि हमको आगे इस कोर्स को करना कैसे। तो इसमें जो प्रीएम्बल्स में लिखा है एनसीएसएम ने, उसका कहना है कि अभी जो सेटअप है, पहले ये एनआईएम में एंजॉय हुआ करता था कि पूरे अक्रॉस द कंट्री से पीजी अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस जानते हैं वो। बंगाल कल्चर से कोई आता है, कोई साउथ इंडियन कल्चर से है, कोई वेस्टर्न स्टेट से आते हैं, कुछ हरियाणवी बोलने वाले लोग हैं, बिहारी कल्चर ये सब। तो ये सारे लोग जो अलग डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड एंड एकेडमिक स्टेजेस से आते हैं, वो एक जगह जमा होते हैं। तो उनको एक जगह गैदर करके और एक्टिवाइज कर जाए इस कंडीशन में जहां पीजी करने आए। ये उनका मोटिव है कि आप जहां से भी आए हो, आपको उस प्रेमिसेस में जहां आपको पीजी करना है, यहाँ इन द केस ऑफ जीटीसीएच, आपको यहाँ आपकी जो भी रिसर्च रिलेटेड चीजें उसको स्मूथ फंक्शनिंग हो और आपको हम एकोमोडेट कर सकें उस एनवायरनमेंट में। ये इसकी जरूरत है। इस पूरे प्रोग्राम में आप क्या सीखेंगे? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो सारा मैं डिटेल बताऊंगा तो उसमें क्या क्या आपके साथ आना है। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल जो डॉक्टरों को बहुत जरूरत होती है। हम लोग बैंगलोर में थे तो कन्नड़ सिखाया जाता था ताकि पेशेंट से हम बात कर सकें। उसके साथ एटीट्यूड्स होने चाहिए when we are interacting with the patients and different type of clients in our services. We must have an attitude to accommodate with all these kind of patients. तो वो आपको जाना है। Code of conduct basically to the PG course and the institutions where we are coming, and campus behavior. अलग institutions होते हैं, उनकी अपनी अलग एक स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड और कैंपस के एनवायरनमेंट होते हैं। तो उसके साथ आप जान लें, समझ लें, तो पूरा 3 साल आपको उसमें नहीं गुजरे। और इन सारी चीजों के साथ साथ आपको जो हम लोग सिखाना चाहेंगे प्रेजेंटेशन स्किल, कि आप जब कहीं भी एज ए पीजी स्कॉलर प्रेजेंट करने जाएं तो आपको वो चीजें आनी चाहिए कि उस टाइम को कैसे बेहतर यूटिलाइज करें और कितना इफेक्टिव आप प्रेजेंट कर सकें उन चीजों को। साथ में आपको जनरल क्लब एक होता है जो पीपीटी प्रेजेंटेशंस के बाद जो सिंपल हम करते हैं, उसके साथ एक जनरल क्लब होता है जिसमें किसी एक जनरल को उसके प्रोज एंड कॉन्स को हम डिफाइन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। कभी 2 टीम बना देते हैं, कभी एक ही आदमी दोनों को प्रेजेंट करता है। एंड द थर्ड वन, द क्लिनिकल केस प्रेजेंटेशन। ज्यादातर जो हमारे अचीवमेंट्स होते हैं वो कहीं कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो पाते। यूनानी हमने कोई केस हैंडल किया डायग्नोस्टिक पर्पस से हो, प्रिवेंटिव पर्पस से हो या ट्रीटमेंट पर्पस से, वो वहीं जम कर जाता है। आपने किया, फिर आप किसी और सेंटर में चले गए, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। वजह क्या है? वो पब्लिश नहीं होता है। कुछ लोग हैं अभी भी फील्ड में सिर्फ मेडिकल क्या कहते हैं एमओ का काम कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में शहीम साहब, मुझे लगता है कि कई दर्जन उन्होंने जो है ना क्लिनिकल केस प्रेजेंटेशन कर। आप जब इस कोर्स में आते हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप रिसर्च के पहलू को सीखते हैं, एक ट्रायल के तौर पे आप थीसिस जमा करते हैं पार्शियल फुलफिलमेंट के लिए, फिर आप फील्ड में जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई आप टीचिंग में रिटर्न आए, तो जहां भी रहे आपको केस प्रेजेंटेशन आना चाहिए। इवन दो इन इस इंस्टीट्यूशंस में भी कोई भी केस, कोई भी नुस्खा आपने ट्रायल किया तो उसको आप पब्लिश करने की कोशिश कीजिए। सिंगल केस भी, सॉलिटरी एक केस भी प्रेजेंट कर सकते हैं, केस सीरीज आप कर सकते हैं। तो ये भी आपके तरफ सीखना है। ओवरऑल जो 360 अप्रोच होना चाहिए, 360 डिग्री का आपको पीजी कोर्स को लेके, ऑल दिस थिंग्स रिलेटेड एजुकेशन का मामला हो, चाहे रिसर्च का हो या फिर आप प्रेजेंटेशन का मामला हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, कभी कैंप में आप जाएंगे, कभी बड़े प्रोग्राम से आपका प्रेजेंटेशन होगा। इन सारी चीजों को आपको थ्रू आउट द कोर्सेज सीखना है। इसीलिए एनसीएसएम ने इसी प्रियम्बल के साथ इस कोर्स को डिजाइन किया। अब इसमें जो बांटा गया है आपका टाइमिंग कुछ इस तरह से, अब जब ये पूरा प्रोग्राम कर लेते हैं तो आप फैमिलियर हो जाएंगे कॉलेज के कैंपस से। ये पहली चीज बताई गई है कि आप जहां बच्चे गए हैं उनको बताइए कि कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज है, लैब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स जो फैकल्टीज है वो कितनी कैपेबल है, उसके बारे में जाने वो, ताकि वो डिसाइड करें कि हमको किसके साथ जुड़ के काम करना है। आईटी वगैरह में बहुत पुराना कल्चर है, जिस दिन से आपका एडमिशन होगा उसी दिन से सारी फैकल्टीज की, लैब की आपको लिस्ट दे दी जाती है और फिर आपको कहते हैं कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वैसी फैकल्टी जो काम कर रही है, सारे जो उनका सीवी होता है वो अपलोडेड होता है, उनका सारा सीवी पेपर पढ़िए, आप मूड बना लीजिए कि मेरे हिसाब से कौन बंदा है। तो वो तो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन एनसीएसएम की कोशिश है कि हम उस ट्रैक पे जाएं जो बेहतरीन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो आप कॉलेज कैंपस के बारे में जानिए, क्या फैसिलिटीज यहाँ दी जा रही है। दूसरे यहाँ पे पॉलिसीज क्या है इंस्टीट्यूशंस की। आप लोग या हम लोग ज्यादातर जो लीव की पॉलिसीज है वहीं तक रहते हैं, और भी बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, हॉस्टल्स है,
ओपीडी आईपीडी चल रहा है हमारा यहाँ पे, डिपार्टमेंट्स के अलग रूल्स होंगे, आपके लैब्स होंगे, लेवल ऑफ लैब्स अलग अलग होंगे, तो उस सारी चीजों को इंस्टीट्यूशनल रूल रेगुलेशन पॉलिसीज को जानना है कैंपस में। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द हायरार्की ऑफ द एंड रोल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफिशियल अदर गवर्नमेंट बॉडीज। उसके साथ अगर कोई बॉडीज जुड़ी, जैसे एथिकल कमेटी की एक बॉडी है, या फिर आपको ये अभी शुरू में आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा, कहीं भी देखिएगा आपको कि बच्चों का के साथ थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है, तो स्टूडेंट रेगुलेटरीज बॉडीज भी होती हैं कुछ, या फिर कहीं पे ज्यादा ही इंट्रोडक्शन हो जाता है, वो सारी जितनी भी वुमेन हैरासमेंट कुछ सेल्स होती हैं, इन सारी चीजों को आप जानिएगा, तब अपने राइट्स को सही जगह आप रख पाइएगा। कहीं दूसरे इंस्टीट्यूशन से हमारे कोई एमओयू साइन हुए या कोई प्रोटोकॉल है जहाँ को जाना है, कोलैबोरेटिव रिसर्च करना है, उन चीजों को भी समझना होता है। पीजी एकेडमिक एक्टिविटीज जो हो रही है इस डिपार्टमेंट में, इस कॉलेज में, आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में, वो भी इसके थ्रू आपको पता हो। डिफरेंट डिपार्टमेंट के टीचर्स जो प्रेजेंटेशन देंगे उनसे आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ क्या क्या चीजें हो रही है, तो आप पहले ही समझ लेंगे तो वहां से क्या चीज हो रही है। दूसरे, एबल टू डेवलप कॉन्टेनिंग एटीट्यूड इन द कैंपस, मतलब आपके अनुकूल जो है ना वो माहौल बनाया जाएगा। वो तभी होता है जब एक बेहतरीन कम्युनिकेशन आपके और डिपार्टमेंट्स के, कुछ लोग जो सीनियर है उनका बन चुका है, आपसे कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, तभी आप समझ पाएंगे डिपार्टमेंट को क्या करना है। उसके बाद थर्ड स्लाइड से उसमें आप थोड़ा सा डिटेल बताएंगे टाइम टेबल क्या है। टाइम टेबल में सबसे पहले आज का दिन जो आप देख रहे हैं ये इनॉग्रेशन फंक्शन है, इसमें दिया था कि इंस्टीट्यूट्स के बारे में थोड़ा सा बताना है बाय द गेस्ट। बाद कई टीचर्स फैकल्टीज आएंगे जो आपको 2-5 मिनट का लेक्चर देंगे और आपको बताएंगे रिसर्च के बारे में, अपने एक्सपीरियंस बताएंगे कुछ चीजें। तो इस इनॉग्रेशन फंक्शन में जो बांटा गया 2 से 3 आवर का, ये 2 to 3 जो देगा ये आवर्स। टाइम टेबल में एक टेबल है और पीला वाला टाइम, तो इससे आपको पता चलेगा कि कितने आवर्स कहाँ एक्सपेंड करना है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपके साथ आ रही है वो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट फीडबैक। ये प्रोग्राम जो इंडक्ट किया है, किसी भी प्रोग्राम का सक्सेस इस पर डिपेंड करता है कि आप उसका फीडबैक दें। तो इसका एक बेहतर तरीका ये होता है प्री एंड पोस्ट। आपके रिसर्च में भी आता है, टेस्ट होता है प्री एंड पोस्ट। पहले आपने कोई चीज असेस कर ली, फिर आपने कोई इंटरवेंशन दिया, फिर आपने उसके बाद देख लिया। तो एक ही तरह का क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट एक तरह का। उस क्वेश्चन को हम आपको देंगे, आप फीड अप करेंगे, जो भी आपके पास आते हैं किसी से आपको इन्फ्लुएंस को पुल करने की जरूरत नहीं। What you think you have to write over there. So some semi objective and semi objective type questions होंगे, 1-2 लाइन लिखना भी होगा, तो जगह 3-4 लाइन मिल जाएगा तो आप लिख लीजिए जो भी आपके पास सुराग है इंस्टीट्यूट के बारे में अब तक। अच्छा, अब आप इसलिए लिख पाएंगे कि आपने 1 महीना ऑलमोस्ट देख लिया इंस्टीट्यूट को। अब पहले दिन से आपका अगर कैरिकुलम स्टार्ट होता तो शायद आप नहीं कर पाते। ये 1 to 2 आवर्स का होता है गेटिंग कन्वर्जेंट विद इंस्टीट्यूशंस। आप जिस इंस्टीट्यूट में आए हैं ये पूरा हिस्सा है 10 से 12 आवर्स का, जिसमें आपको बताना है कि इंस्टीट्यूट क्या है और यूनानी के कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके और भी आयुष के इंस्टीट्यूशंस की बात होगी। उसके बाद फिर हम लोग बात करें लाइफ स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें बहुत 14 to 16 आवर्स आपको कुछ ऐसे लेक्चर्स होंगे यहाँ से भी, इंडिजिनस लोकल्स बाहर से भी, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी चीजें हम बताएंगे। कंप्यूटर स्किल एंड ई मैनेजमेंट वर्कशॉप, ये बहुत जरूरी है। अभी आप देखिए कल परसों नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम में 5-6 पेपर्स पढ़े गए अपने कॉलेज से, सब ऑनलाइन था। और वो बहुत अब ऑनलाइन ने बहुत सस्ता कर दिया चीजों को। बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में आप पेपर पढ़ सकते हैं। पहले इसके लिए आपको 50,000 1 लाख के आसपास पैसे खर्च होते, फिर आपको परमिशन का प्रोसेस था। तो ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको वर्कशॉप में, कैसे पीपीटी बनाते हैं, किस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं, या फिर आप नई चीजें आए ईमेल को कैसे मैनेज करते हैं आप। ये सारे स्किल्स के पूरा लंबी लाइन है, कैसे कैसे आपको। इवन चैट जीपीटी भी आया, तो उससे भी कोशिश करेंगे जो इससे एक्सपर्ट लोग हैं वो आपके पास लाके उनसे प्रेजेंटेशन कराया जाए। स्कोप, प्रोस्पेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ये 6 to 8 आवर्स का प्रोग्राम है, जिसमें भी यूनानी के अलग अलग डिफरेंट स्कॉलर्स आपको प्रेजेंटेशन देंगे। पहले आपको इंस्टीट्यूशंस जानने के लिए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक घंटे का प्रोग्राम होगा, और फिर आपके कंसर्न डिपार्टमेंट से टीचर बताएंगे कि आपके डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज है। इसी तरह से लर्निंग रिसोर्सेज पे क्या टूल्स हैं सीखने के, सिखाने के। बहुत तेजी से दुनिया में जो लर्निंग टूल्स है वो चेंज हो रहे हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्टेज पे प्रेजेंटेशन देने आए, एक को पकड़ के साथ में लाई चलो तुम ऑन कर देना पीपीटी में कैसे चला, कहीं दूसरी जगह प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो आपसे दिक्कत हो जाएगी सारी चीजें। तो ये वैसे लोग हैं जो व्हाट्सएप पे अभी भी रखे हुए हैं, देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, तो वैसा नहीं होना है आप लोगों को। आपको खुद जानना है कि आपको चीजें कैसे कर लेना है। आगे आप
अपने आप में इंस्टीट्यूशन में कहीं कहीं ऐसी जगह आपकी ड्यूटी लगेगी, अकेले आप ही सब कुछ होंगे, तो इन दैट वे आप कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे। एकेडमिक एक्टिविटीज एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स इसमें भी आएंगे। इंस्टीट्यूशन पॉलिसीज थोड़ा कंसाइज करके इंस्टीट्यूट से टीचर्स सब आपको बताएंगे जो भी हमारी पॉलिसीज उसके बारे में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इस पे भी कुछ लेक्चर्स आएंगे, क्योंकि चाहे आप प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, जहाँ भी जल्दी से सबको क्लियर होना है इन सब सारी जितनी भी सुविधाएं हैं, तो ये इस पे प्रेजेंटेशन होगा, आपको बताया जाएगा। फिर लास्ट में जो आपका फंक्शन होगा, जिसमें फाइनली जो हमने पूरा 15 दिन या 20 दिन जितना भी लग रहा है, ऐसे तो 15 डेज मिनिमम 15 डेज और 90 आवर्स का प्रोग्राम है। ये तब है जब 6 आवर डेली करेंगे, लेकिन सर का हुक्म हुआ है कि नहीं, इसको थोड़ा कम करके हम लोग 4 आवर्स कर दें, चाहे डेज आगे बढ़ जाए, 15 से दिन आगे बढ़ जाए। 6 घंटा बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, आज ही आपको पता चला होगा। और इसके साथ साथ कुछ चीजें सीखने के लिए आपको और भी जाननी है। गुड मेडिकल प्रैक्टिसेस, गुड जो आपको लैब प्रैक्टिस होनी चाहिए। NABH जो सर्टिफिकेशन हॉस्पिटल्स का, उसके लेक्चर हम लोग NABL जो लैब का सर्टिफिकेशन है उसके बारे में, बेसिक लाइफ सपोर्ट्स वगैरह है, सेफ्टी कोड है, जैसे आप जानते हैं कि ब्लू जो कोड होता है एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी का होता है, इसी तरह रेड कोड होता है। ये सब चीजों के बारे में जानेंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहिए, कहीं भी किसी भी सेटअप में हम होते हैं जिसकी जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें मिनिमम 15 डेज और मिनिमम 90 आवर्स में आपको सीखना। इन सब सारी चीजों का दारोमदार इस पे है कि आपका प्रेजेंस जो है वो पॉजिटिव हो। अब वो हम देख भी लेंगे प्री एंड पोस्ट टेस्ट फीडबैक से कि आपने किस तरह से इसको देखा है। जो कमियां हैं उसको भी लिखिए, जो चीजें अच्छी है उसको भी आप उसमें मेंशन कीजिए। और इसका ध्यान रखिए कि जो पहले दिन जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उन क्वेश्चन को ही रिपीट हम करेंगे ऑलमोस्ट फाइनल। तो आपके जो कंसाइज रिमार्क्स होने चाहिए वो ध्यान में रखिए कि आपने, फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ चेंज आया इस प्रोग्राम से या नहीं आया। अब इसका शेड्यूल है, वो शेड्यूल मंडे को आप लोग को संडे की रात में आ जाएगा। बाहर के कुछ लेक्चर्स फाइनलाइज नहीं हुए अभी तक डेट के हिसाब से, क्योंकि हर कॉलेज में सीसीआई विजिट चल रहा है, हो सकता है कल परसों अपने यहाँ भी हो जाए, तो इसीलिए फाइनलाइज हो जाएगा तो आपको हम शेयर कर देंगे। पहला दिन आपका प्री एंड पोस्ट टेस्ट होगा, दूसरे दिन इंस्टीट्यूट का भ्रमण होगा कि आप जानिए OPD IPD हमारी जो सर्विसेज है यहाँ पे उसको जानिए। इंस्टीट्यूट में आपके सारे कम से कम 5 डिपार्टमेंट सब जाते हैं। यही पूरा टाइम टेबल है आपको जो 15 से 20 दिन आपके साथ चलेगा। और ये आपका ऐसे नहीं लेना है कि इस प्रोग्राम में आए और टाइम पे चले गए। 10:30 में आप आ जाइए ताकि 11 बजे से टाइम शेड्यूल स्टार्ट हो जाए और आने और जाने का दोनों का अटेंडेंस होगा आप लोग का। बाकी ज्यादातर जो आप लोग की तरफ से होता है क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं या झेल रहे होते हैं, वो इस पे डिपेंड करता है कि आप उस प्रोग्राम में कितना प्रेजेंस अपना शो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर का और सब लोगों का, आप लोगों का, कि इस पहली बार जो एनसीआईएसएम ने हमें मौका दिया है, जिसके बारे में बहुत दिन पहले से हम लोग सोचा करते थे कि बच्चों से एडमिशन शुरू होने के बाद पहले इंटरेक्शन होना चाहिए। तो पीजी में तो खैर पेरेंट्स का नहीं रखा गया है कि आप लोग इस कंडीशन में नहीं है कि आप पेरेंट को साथ लेके चलें, फिर भी कोर्स की अहमियत को समझते हुए इस तरह से अपना 3 साल हम लोग गुजारे कि इसका जो आउटपुट है वो विजिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे डॉक्टर तनुजालन सर जो इस प्रोग्राम की अहमियत को बता रहे थे। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दीगर जो फैकल्टीज हैं मैं एक एक करके उनको आपके सामने रूबरू करूंगा और सर लोगों के तासुरात को आप लोग बगौर समाप्त करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अब मैं इस सिलसिले कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर प्रोफेसर शाहनवाज अख्तर सर से कि सर तशरीफ लाएं और अपना इज़हार ख्याल फरमाएं, अपने जनाकद तासुरा से हम लोगों को महसूस करें। प्रोफेसर शाहनवाज अख्तर सर, आप मौलियात डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, उनके लिए आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सर हमारे से जिल्द और तजनियात के प्रोफेसर हैं मौलियात के लिए। Honorable Principal Professor Rohit Kubia sir, senior colleague and other faculty members, PTA scholars, Assalamu alaikum. All of the new admitted PTA scholars are congratulations to all of the PTA scholars that you have got the admission in PTA courses after
hard work. We are here for the program orientation program that is organized by the NCISM for the first time. The purpose is only you should aware about your institution, your faculty members, and various types of labs, etc. So I would like to request you that you will be punctual for that program, that you will be benefited from so many lectures that would be delivered from outside the institution and also from the inside of institution. I would like to say you that please make a good communication between your seniors, your faculty members, and your junior student also. You can discuss your problems with your teachers, senior faculty members, that they will help you in each and every step. So you should maintain that stay in this institution and please punctual in that program. Okay. I'm going from the OPD. So many patients are waiting in OPD. So I have to leave now. I would like to conclude my speech with this word. Thank you. थैंक यू सर। अब मैं डॉक्टर नजीबुर रहमान सर से गुजारिश करूंगा कि सर तशरीफ में अपना तासुरात से हम सबको महसूस करवाएं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मौलियात डिपार्टमेंट के, डॉक्टर नजीबुर रहमान सर। अस्सलामु अलैकुम। Respected intern, respected this program के coordinator और senior faculty and और PGS plus senior first year, second year और third year के PGS पर अस्सलाम। ये जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, ये NCISM द्वारा पहली बार ये प्रोग्राम आगाज किया गया है। इससे पहले भी 2 बैच हुई है, तो ये बैच इससे पहले भी 2 बैच हुई। इससे पहले करिकुलम प्रोग्राम के तहत दूसरे प्रोग्राम हम लोग किए हैं, लेकिन आप लोग किस्मत वाले हैं, थर्ड ईयर वाले, जो ये प्रोग्राम पर का जो प्रोग्राम हो रहा है। और इसके लिए सबसे पहले मैं अपने डिपार्टमेंट और जीटीसी की तरफ से आपका खैर मकदम करता हूँ। सबसे बड़ी बात, हम लोग तो यहाँ आए हैं, तो हम लोग ये यहाँ लगभग सभी पीजी स्कॉलर आए, तो हम लोग यूजी करके आए। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग एडल्ट हो गए हैं, अब हम लोग की सोच दिल से नहीं ब्रेन से सोचना है, जिसके लिए सबसे बड़ी बात कि अब हम लोग जो भी है, अब पीजी स्कॉलर तो सभी करते हैं, लेकिन नॉन क्लिनिकल में भी और दूसरे भी डिपार्टमेंट भी पीजी स्कॉलर होते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ हम लोग न पीजी स्कॉलर नहीं करते भी एमडी स्कॉलर वर्क करें, बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि एमडी स्कॉलर करने के बाद डॉक्टर मेडिसिन करने के बाद सोच कर भी हम लोग को फख्र हो जाता है कि हम लोग एमडी स्कॉलर है। दूसरी बात, हम लोग भी स्कॉलर रिसीवर करते हैं, मतलब हमारी सोच चेंज हो जाती है, क्योंकि हम लोग रिसर्चर हो जाते हैं। मेरा एक डायलॉग है जो अभी नजीर साहब ने भी बोला है कि रिसर्च इज नथिंग बट सर्च अगेन एंड। इसका मतलब ये है कि रिसर्च कुछ नहीं है, लेकिन जितने भी आप जो भी रिसर्च करेंगे, जिस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं, जिस पर भी रिसर्च करने जा रहे हैं, उसकी रिव्यू लिटरेचर जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना रिसर्च आपका अच्छा होगा, उतना रिसर्च का मटेरियल अच्छा होगा, उसके आपका उतना मटेरियल अच्छा होगा और उस हिसाब से आप रिसर्च करेंगे। और अभी हम लोग के तो 90 आवर जो प्रोग्राम है, 15 से 20 दिन को ये प्रोग्राम आपका होगा। इसमें सभी डिपार्टमेंट वाला अलग अलग प्रोग्राम देंगे, ये बजाय तनवीर सर पूरे दिल से बता ही दिए गए हैं। उसके बाद होगा, उसके बाद ये तो प्रोग्राम हो गया, उसके बाद जो है उसके बाद आप लोग की क्लास लगातार चालू होगी। और ये नहीं सोचे कि आप लोग के प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन 100% है, इतनी अच्छी होगी, इसलिए कि हम लोग बच्चे नहीं है, आप लोग बुलाकर हर क्लास में बुलाया जाएगा, इसलिए
जो भी कैंप है, शेड्यूल है, कैंप आप लोग पहुंच जाए 15-20 दिन। थैंक यू। शुक्रिया सर, ये थे डॉक्टर नजूर रहमान सर। अब मैं डॉक्टर शमीम अख्तर सर, डॉक्टर नफीस इकबाल सर को मैं से गुजारिश कर रहा हूँ कि सर तशरीफ लाएं। सर असिस्टेंट प्रोफेसर है मुनाफिल आजा के, सर से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं, अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। सर के लिए जोरदार ताली। Respected principal sir, all the faculty members on the dais and off the dais, and all the PG scholars. Assalamu alaikum to all of you. आज हम लोग जिस मकसद के तहत यहाँ जमा हुए हैं, वो मकसद तो मुझसे पहले टीचरों ने बता दिया है, लेकिन बात सिर्फ मुझे इतनी कहनी है कि जो टाइम टेबल का मसला है, जो अक्सर टीचर यहाँ पे बोल के बाद जांच कराई जा रही है, मैं पहली जगह ऐसा देख रहा हूँ कि यहाँ पे टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया जाता है। एक ही चीज के लिए बार बार आपको नोटिफाई करना पड़ता है, उसके बावजूद भी आप लोग टर्न अप नहीं होते हैं। ये बहुत अफसोस का मुकाम है। देखिए पीजी स्कॉलर, क्योंकि आप स्टूडेंट जरूर हैं, बट आपके स्टूडेंट की जो क्वालिटी है या उसका जो लेवल है वो आम स्टूडेंट की तरह नहीं है। इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है और साथ साथ उन टीचर की भी जिम्मेदारी बनती है जिनको अपना हिसाब भी देना होता है। इसलिए मैं सिर्फ इतनी बात करके आपसे मतलब अपनी बात खत्म करूंगा कि आप लोग अपने टाइम का ख्याल रखें, और ये जो 15 दिन या 20 दिन जो भी प्रोग्राम का शेड्यूल तय हुआ है, जो 90 आवर्स का होगा अप्रोक्सीमेटली, इस दौरान यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और आप लोग बहुत खुशकिस्मत है, खासतौर से जो थर्ड बैच है वो खुशकिस्मत है कि आपको ये मौका मिल रहा है। इससे पहले बैच वालों को शायद ये मौका नहीं मिला है। इस दौरान आपको अपने सीनियर से भी इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा और यहाँ के फैकल्टीज से भी मौका मिलेगा, और इसके अलावा आउटसाइड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट उनसे भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चूंकि जाहिर सी बात है हम में से ज्यादा तो लोग यूजी करके आए हैं, और यूजी में जाहिर सी बात है पीजी की वो कोई भी चीज नहीं बताई जाती है, या नहीं उस तरीके से हमारा सिलेबस पहले से डिजाइन था, जिसको लेकर के क्या होता है कि हम जब पीजी में एडमिशन लेते हैं तो उसमें ब्लैंक होते हैं और हमें खुद अंदाजा नहीं होता है कि हमें आगे 3 साल क्या करना है। बस इतना समझ लीजिए कि आपको 3 साल यही करना है कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ये 3 साल अगर आप पढ़ाई करेंगे तो यकीनन इसका फल आपको बाद में जो मिलेगा यकीनन मीठा होगा। आप कोई भी चीज आप इतना जान लीजिए कि कोई मेहनत आएगा कभी नहीं जाती है ना। अगर आप ये मेहनत करेंगे, अगर आप इसमें टाइम देंगे, अब आपको ये 15 दिन में यकीनन सी बात है कि आपको पीजी कैसे रिसर्च करना है इसके बारे में थोड़ा आइडिया मिलेगा। इसके अलावा आपके जो गाइड होंगे उनसे आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। इसमें आप ये ना समझे कि आपका टीचर ही सब कुछ करेगा, बल्कि ये आपकी जिम्मेदारी होती है। टीचरों को भी जिम्मेदारी यकीनन है, बट इसमें स्टूडेंट की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उनको अपने हिसाब से टॉपिक चूज करना है, उनको अपना डिपार्टमेंट के हिसाब से टॉपिक चूज करना है, उसको देखना है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। इसके लिए बेहतर होता है कि आपके यहाँ तो जाहिर सी बात है बहुत पहले से पीजी नहीं है, लेकिन इसके जहाँ पे हो रहे हैं यानी दूसरे इंस्टीट्यूट में, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन इंस्टीट्यूट के क्या क्या काम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किस तरह से टॉपिक चूज किया जाता है। अगर आप उनके हेडिंग्स को भी पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से रिसर्च किया जाता है। और यही बेसिकली क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है, ऐसा नहीं कि हम लोग भी कोई बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर्स हैं, बल्कि हम लोग और आप में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम का फासला है। हम लोग भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं और बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वक्त है कि इसको यूटिलाइज करें, क्योंकि अक्सर देखा गया है खासतौर से जीटीसीएच में कि स्टूडेंट इसको ऐसे लगता है कि बस मुझे 3 साल किसी तरह से टाइम पास करना है, 3 साल हमें स्टाइपेंड ले लेनी है। मैं नाम तो किसी का नहीं लेता, लेकिन मैं अक्सर मैं देखा हूँ कि पीजी स्कॉलर्स की ये हालत है कि वो अपने गाइड से मिलने नहीं आते। अब इसमें ये ना समझें कि उसमें गाइड को परेशानी है, परेशानी आप ही को होगी। उसका अंदाजा तब होगा जब आपको आपका थीसिस लेट हो जाएगा, जब आपका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, और आप उसके बाद जब आपको लगेगा कि मेरा एक दिन यहाँ पे गुजारना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपको लगेगा कि आप मेरे सैलरी बंद हो चुकी है ना, सैलरी तो नहीं, स्टाइपेंड बंद हो चुकी है ना,
तब उस वक्त अंदाजा हुआ कि आपने क्या किया। और जाहिर सी बात है उस वक्त आप किसी भी गाइड पर ये प्रेशराइज नहीं कर सकते, क्योंकि गाइड आपको, यकीन सी बात है अगर आप गाइड से मिलेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही। तो मेरी ये गुजारिश है खासतौर से सीनियर से भी कि वो लोग कम से कम अपने काम को, जो लोग इस तरह से रखे हुए हैं, क्योंकि मैं देखा हूँ अक्सर पीजीएस को कि वो अपने काम को न खुद समझ पा रहे हैं, ना उसको ये पता है कि हमें करना क्या है। तो ऐसा हरगिज मत समझिए कि आपको जो है आपका टीचर करके देगा, नहीं, टीचर तो आपको असिस्ट करेगा, यकीन सी बात है, लेकिन टीचर आपको कंप्लीट आपका थीसिस लिख के देगा, ये गलत समझ में बिल्कुल ना रहे। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर। ये थे डॉक्टर नफीस इकबाल सर, जो हम लोगों को नासिहाना कलिमात से नवाज रहे थे। यकीनन इनके गिरां कदर कलिमात हम सबको ऊपर अमल करना चाहिए। अब मैं डॉक्टर शमीम अख्तर सर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं माहिरुल अमराज के, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सर तशरीफ लाएं और अपने गिरां कदर तासुरात से हम सभी को नवाजें। शमीम अख्तर सर। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब, एज पर तशरीफ फरमा हमारे असातिज़ा कराम ऑफ द डाइस बैठे हुए हमारे कलीग असातिज़ा कराम और तीनों साल के पीजी स्कॉलर्स, आज हम लोग पीजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ये प्रोग्राम हम सबको मालूम है कि एनसीआईएसएन की तरफ से पहली बार इसको मुनक्किद करने का की हिदायत दी गई है और इंशाअल्लाह अब ये सिलसिला जारी रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने यूजी लेवल पे जो इंडक्शन प्रोग्राम किया है उसके बहुत अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। बच्चों में शुरू दिन से मुकाबला करने की उन लोगों ने ठान रखी है और अपने मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में वो रोज़े अव्वल से ही सरगर्म नजर आ रहे हैं। ये प्रोग्राम भी पीजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है ये भी हमारे पीजी स्कॉलर्स के लिए इंशाअल्लाह बहुत ही समरावर होंगे। इसके नताइज भी बहुत ही अच्छे बरामद होंगे। लेकिन अब तक जो देखा गया है, जिसका तस्करा हमारे असातिज़ा भी कर रहे थे, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। ये सिलसिला जब खत्म होगा तभी हम और आप अपने लिए, समाज के लिए, कॉलेज के लिए और मुल्क के दिगर अवाम के लिए मुफीद साबित होंगे। सबसे पहले आपको अपने लिए मुफीद साबित होना है। आप किसी और का नहीं बनिए, कम से कम आप अपना तो बनिए। इसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ पे जो असातिज़ा मौजूद हैं, इतनी फैकल्टीज हैं जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, उनसे मिलते जुलते रहिए। उनसे आप जितना ज्यादा अखज़ कर सकते हैं, जितना ज्यादा इस्तिफादा कर सकते हैं, उनसे आप करने की कोशिश करिए। आमतौर पर मुशाहिदा ये है कि लोग दूरी बना के रखते हैं, दूर रहते हैं और नजर के सामने आते नहीं। जैसा कि हमारे कलीग डॉक्टर नफीस इकबाल ने कहा है कि इसमें आपका नुकसान है, यकीनन आपका नुकसान है। आप जब अपने गाइड से मिलते हैं तो वो कुछ ऐसा काम आपको तजवीज़ करते हैं जो यकीनन आप ही के लिए फायदेमंद होता है। तो आप अपने फायदे की बात करिए, अपने फायदे के लिए अपने गाइड से मिलिए। आपके बैचमेट में जो अच्छे पीजी स्कॉलर्स हैं उनकी अच्छाई को अडॉप्ट कीजिए। इसी तरह से जो आपके सीनियर हैं, जूनियर हैं, वो किसी भी फन में अच्छे हैं आपसे, तो आप उनसे सीखिए। ये कल्चर होनी चाहिए। पीजी स्कॉलर का ये काम नहीं होता है कि आए अटेंडेंस लगाए और निकल दिए। और पीजी स्कॉलर को छोटे बच्चों की तरह से ट्रीट भी नहीं किया जाता है। उनको अगर मैं कहूँ तो पूरे वसूल के साथ आपका कल्चर ऐसा होना चाहिए कि मैं यकीन के साथ कह सकूं कि हमारा फला पीजी स्कॉलर लाइब्रेरी में फला टेबल पर बैठा हुआ मिलेगा। ये कल्चर डेवलप कीजिए। आप मुख्तलिफ किताबों को निकालिए, वहां से रिव्यू पेपर
या और भी जो चीजें आप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, लिखिए, समझिए, पढ़िए, और जहाँ जिस तरह का मौका होता है वहां पर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। वसाइल की कमी है और रफ्ता रफ्ता जो भी हमारे रिसोर्सेज में कमियां हैं वो दूर हो रही है। बहुत हद तक हम लोग गुज़श्ता 3 सालों में बहुत कुछ हमने अचीव किया है और डिपार्टमेंट की तरफ से हमें बहुत कुछ दिया गया है, तो उसका इंशाअल्लाह फायदा उठाया जाएगा और आने वाले दिनों में और भी यहाँ के जो पीजी की तालीम है वो और भी बेहतर होगी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो आपका ये इरादा होना चाहिए, आपकी ये हैबिट होनी चाहिए कि हमको ज्यादा से ज्यादा यहाँ से सीख करके जाना है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये थे शमीम अख्तर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर माहिर अमराज के, जो अपने तासुरात से नवाज रहे थे। अब मैं डॉक्टर निजामुद्दीन सर से गुजारिश कर रहा हूँ कि सर तशरीफ लाएं। सर एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये इल्मुल अदविया के, सर से गुजारिश है कि सर अपने बिराकत तासुरात से नवाजें। Respected principal sir, senior faculty members, colleagues and PG scholars, अस्सलाम वालेकुम। जो PG ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो NCICM ने लॉन्च किया है, तो लॉन्च करने का जो मकसद है PG ओरिएंटेशन प्रोग्राम का, अगर आप इसको देखेंगे, इसके करिकुलम को देखेंगे, तो इस तरह से जब पूरा आप देखेंगे तो ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोग्राम। आप पीजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में एक तो सबसे जब ये आप शेड्यूल देखेंगे तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का होगा। आप मौलिजात से पीजी कर रहे हैं, कोई इल्मुल अदविया से कर रहे हैं, कोई कुल्लियात से करेंगे, कोई पीएसएम से करेंगे। तो लेकिन जब यहाँ पे लेक्चर होगा तो आपको पता चल जाए कि मौलिजात में किस तरह का क्लिनिकल रिसर्च किस तरह से होता है, टॉपिक इसमें क्या क्या हो सकता है, किस किस तरह से इसमें रिसर्च हो सकता है। उसी तरह से इल्मुल अदविया के जब आप जो भी टीचर फैकल्टी मेंबर्स होंगे, या तो कॉलेज के होंगे या बाहर से होंगे, तो वो आपको बताएंगे कि इल्मुल अदविया में किस किस तरह का रिसर्च हो सकता है, किस तरह से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो सकता है, एनिमल रिसर्च किस तरह से हो सकता है, या लिटरेरी रिसर्च किस तरह से हो सकता है। तो आप डिटेल उसके बारे में आपको एक आइडिया लग जाएगा। उसी तरह से कुल्लियात में लिटरेरी रिसर्च किस तरह से होगा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उसको कुछ आइडिया नहीं होता है कि बस ये गाइड बोलते हैं कि सिनॉप्सिस बनाओ, तो सिनॉप्सिस किस बला का नाम है उनको पता ही नहीं होता है, बस उसको समझ में ही नहीं आता है। लेकिन आपको एक बेसिक फाउंडेशन यहाँ से पता चल जाएगा कि किस तरह का रिसर्च होता है। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप जिस डिपार्टमेंट में पीजी कर रहे हैं उसके बारे में तो आपको आइडिया लग जाएगा। ड्यूरिंग पीजी आपको 3 साल जब काम करेंगे तो अपने रिसर्च वर्क से या अपने डिपार्टमेंट से आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में किस तरह का रिसर्च होता है वो पता नहीं चल पाता है। तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है। और आपको शुरू से ही बेसिक फाउंडेशन पता चल जाएगा कि 3 साल के दौरान क्या करना है आपको, और इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें सब डिस्कस होगा कि पीजी का क्या एम होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसमें मिलजुल के काम करने की जरूरत है। एक रिसर्च का एक माहौल होना चाहिए कॉलेज में। धीरे धीरे हमारा कॉलेज प्रोग्रेसिव मोड में, क्योंकि अगर सीनियर जो पीजी स्कॉलर होगा उन्होंने फील किया होगा कि जब शुरू में हम आए थे तो हमारे यहाँ क्या फैसिलिटीज थी और अभी 2 साल में कितनी फैसिलिटीज बढ़ी है। ये नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ भी सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन हम प्रोग्रेसिव मोड में, तो इसमें सबका कॉपरेशन चाहिए कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से, पीजी स्कॉलर की तरफ से। जैसे कि हमारा भी कई टीचर ने टाइमिंग के बारे में बताया, ये बहुत ही बेसिक चीज है। अक्सर ये देखते हैं कि बहुत सारे पीजी स्कॉलर जब हम लोग 11 बज जाता है तब आते हैं, बार बार बोलने के बावजूद भी फैकल्टी आ जाते हैं लेकिन स्टूडेंट्स नहीं आते। पीजी स्कॉलर समझ में नहीं आता उसको कैसे किस तरह से बोला जाए। कितनी बार रिक्वेस्ट किए अपने टाइम से और लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आते हैं, क्या सोचते हैं। तो एक टाइमिंग का आप लोग पाबंद बनिए। और दूसरी बात ये कि एक वर्किंग एनवायरनमेंट हो, वो सबकी तरफ से होगा। और हमारे जो फैकल्टी मेंबर है उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पीजी वाले को इंगेज करके रखना। बस ऐसा नहीं कि टाइम से आ जाए तो टाइम से आके क्या करेंगे, वो ब्लैंक नहीं रहे, उसको समझ में नहीं आए, आप उसको वर्क दीजिए
फिर उससे पूछिए कि आपने वो काम किया कि नहीं किया, ताकि उनको भी कुछ लगे कि हम जो कुछ वर्क दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आ रहे हैं तो पता चला कि सुबह में आए, टाइम से आए, फिर शाम में ऐसे ही चले गए। उसको आप टाइम से अगर बुला रहे हैं तो आपको भी उनको काम देना होगा, तो उनसे पूछना होगा कि आपने काम पूरा किया कि नहीं किया। तो एक वर्किंग इन्वायरमेंट होगा तो इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। ये छोटी सी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया सर। ये थे डॉक्टर निजामुद्दीन सर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इल्मुल-अदविया। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर जमाल अख्तर सर से कि आप तशरीफ लाएं। सर एसोसिएट प्रोफेसर हैं कुल्लियात के। सर से गुजारिश है कि सर तशरीफ लाएं और अपने ग्राम का तासुरात से हमसे बताएं। इज्जत माब प्रोफेसर तौर तिबिया साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, डियर कलीग एंड पीजी स्कॉलर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया है, पीजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये NCISM की तरफ से जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग रखा गया है। इससे पहले ये प्रोग्राम पीजी में नहीं था, यूजी में 2 साल पहले से स्टार्ट किया गया। तो यूजी का जो नया सिलेबस जो फॉर्मेट किया गया है, उसको इस इंडक्शन प्रोग्राम से उसको अगर रिलेशन में देखा जाए तो उसका एक जो मोटिव नजर आता है कि जो हमारे यूजी के स्टूडेंट हैं उसे किस तरह इससे इंटरेक्ट कराया जाए, ताकि वो जिस कोर्स में एडमिशन लिए हैं उस एडमिशन को जाने। और चूंकि 2 साल से ये जो प्रोग्राम हो रहा है तो उसके नतीजे जब अच्छे आए तो गवर्नमेंट ने या NCISM ने, जो कि हमारी अथॉरिटी है हमारी परमिशन के लिए, उसने फिर इसी प्रोग्राम को पीजी के लिए भी कर दिया, ताकि जो हमारे पीजी स्कॉलर हैं जब पीजी के लिए आए तो थोड़ा सा पहले से अगर इंटरेक्शन हो जाता है तो हमें अपने काम को करने में आसानी होती है। एक चीज जो चीजें मुझे फील हो रही है अपने पीजी स्कॉलर में, क्योंकि हमारे पीजी स्कॉलर में हो सकता है कि कोई एकदम फ्रेशर बैच से आ जाता है, पता चला कोई 10 साल बाद आया है, तो उनके बीच में जो एक गैप है वो एक आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत तलब वाली बात है। एक जो आपसे 10 साल सीनियर है और एक जो अभी इसी साल उसकी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है, दोनों ने एक बैच में दोनों का एडमिशन हो गया। अब उसमें क्या होता है कि जो एक कम्युनिकेशन गैप है उससे दोनों लोगों को दिक्कत है। जब तक आप इस कम्युनिकेशन गैप को आप खत्म नहीं करेंगे तब तक आप एक दूसरे से फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि नई जनरेशन की जो चीज है उसके अंदर कई एक क्वालिटी आपको मिलेगी, जैसे उसका टेक्निकल हैंड से मुराद उसकी कंप्यूटर की जो स्किल है वो पुराने जो हमारे यूजीज हैं उनके अंदर नहीं होगी, लेकिन जो नए बैच हैं उनके अंदर ये मिलेगी। तो जब आप पीजी करेंगे तो आपको टेक्निकल हैंड की जरूरत पड़ेगी और आप अपने उस जूनियर से जो कि आपका बैचमेट हो गया है आप उससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो मेरी फीलिंग है कि जो हमारे सीनियर स्टूडेंट हैं और एकदम जूनियर बैच दोनों तब बैचमेट हो गए तो उनके बीच एक लंबा सा गैप नजर आता है और दोनों जो जूनियर है वो सोचता भी कि ये तो हमारे बहुत सीनियर हैं, और जो सीनियर है उसके अंदर ये फीलिंग रहती है कि ये तो हमारा बिल्कुल जूनियर है। तो आप जूनियर और सीनियर का ये जो गैप है, जब तक आप उस गैप को खत्म नहीं करेंगे आपको उससे फायदा नहीं मिलेगा। एक चीज और, अगर आप देखें, अगर मैं अपने फर्स्ट बैच की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि हमारे सेकंड बैच में वो चीज नहीं हो पाई, एक जो सेमिनार का कल्चर था उस कल्चर से जो हमारे फर्स्ट बैच को, जो कि शुरू में उनका जो एक स्टैंडर्ड था और लास्ट में लगभग 2 साल जब कंप्लीट हुए उनका जो प्रेजेंटेशन, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उनकी स्लाइड बनाने का तरीका, उनकी पीपीटी, ये तमाम चीजें एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया। ये ड्रास्टिक चेंज इसलिए आया जब किसी भी फील्ड में आप बार बार काम करते हैं तब आपको उसमें धीरे धीरे स्किल डेवलप होती चली जाती है। मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं कि जब मैंने पीजी में एडमिशन लिया तो मुझे कंप्यूटर चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं जानता ही नहीं था कि मेल किस तरह से किया जाता है या कोई चीज सर्च कैसे की जाती है। तो मेरे जो HOD थे प्रोफेसर आबिद अली अंसारी साहब, तो चूंकि वो अलीगढ़ से थे और मैं अलीगढ़ से था तो अली गली के बीच में अट्रैक्शन रहता ही है। तो मैं जैसे ही 10 बजे कॉलेज पहुंचता सर कहते ये टाइप कर दो,
मुझे बड़ा बुरा लगता था कि 10 लोग और हमारे डिपार्टमेंट में हैं और सर मुझे को रोजाना काम देते हैं। 1-2 महीना 3 महीना एकदम से मैं पक गया, लेकिन मुझे फिर धीरे धीरे एहसास होने लगा कि जो चीज मैं नहीं जानता था उसमें धीरे धीरे मेरी स्किल बढ़ रही है। और एक वक्त ऐसा आया कि सर देते थे मुझे कि जरा मैं ये पावर पॉइंट दे रहा हूँ, जरा इसको तुम करेक्शन कर दो। यानी जिसने मुझे सिखाया मैं उनके जो पावर पॉइंट थे उसके अंदर करेक्शन करने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी काम को अगर आप बार बार करते रहें तो आपके अंदर वो सलाहियत ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है। पर शर्त इस बात की है कि आप उस चीज को बोझ समझ के नहीं करें। अब आपने एडमिशन लिया है, अगर आपको बोझ लगता है तो लेना ही नहीं चाहिए था, तो दूसरे को मिलती है अपॉर्चुनिटी। आप चाहते भी हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिले, आप उनसे पूछिए जिनका एडमिशन नहीं हुआ, या कोई फर्स्ट वेटिंग पे रहा हो और उसे नहीं मिला तो उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। जिसे मिल गया उसको उस बात का एहसास नहीं होता है कि जो सीट मुझे मिली है उसको मैं गनीमत जानूं। तो आप इन तमाम चीजों का आप लिहाज रखें। बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट होते हैं वो फर्स्ट टाइम में भाई सर टॉपिक कहाँ मिलेगा, किस किताब में मिलेगा, तो ये ठीक है, उन्हें पता नहीं होता है इस तरह की चीजें। लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि भाई आप किताबें पढ़िए, आप किसी किताब का नाम बता दीजिए कि जरा सा ये किताब तो पढ़ लो एक हफ्ते, तो कहते सर ये तो किताब बहुत मोटी है। मतलब इस तरह की जब हमारी फीलिंग रहेगी तो फिर हम अपने काम को या जो हमारी डिग्री है पीजी की उसको हम एक बर्डन के तरीके लेंगे और फिर सिर्फ आना और जाना रह जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच के रखेंगे कि मैंने एडमिशन लिया है, मुझे कुछ करना है, आगे जाके मुझे इसी में कैरियर बनाना है, इसी से मुझे फायदा उठाना, और आप याद रखिए एकदम 100% है कि आपकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाएगी, ये आप याद रखिएगा। जो जितना मेहनत करेगा वो 3 साल के बाद उसे अंदाजा होगा कि मेरी मेहनत जो है वो रायगा नहीं गई। अब जब आप निकलेंगे पीजी करके, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके आंसर देने का तरीका क्या है, आप जब एंट्री करते हैं तो वहां क्या है, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, ये तमाम चीजें वहां पर देखी जाती हैं। और बहुत सारी चीजें, अगर ये सब चीजें पहले से अगर आप फेस नहीं करेंगे, जैसे बहुत एक आम सा क्वेश्चन होता है, जब भी आप कमीशन के आप इंटरव्यू के अंदर जाएंगे तो आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका टॉपिक क्या था। और क्योंकि जो कमीशन का सेक्रेटरी होता है उससे तो आपको यूनानी के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन वो आपसे ये पूछता है आपका टॉपिक क्या था और आपने काम कैसे किया है। तो अगर आपने काम किया होगा तब तो आप उसे बता पाएंगे, और अगर काम नहीं किया होगा तो आप बिल्कुल भी अपने ही जब टॉपिक को आप नहीं बता पाएंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ये बड़ी दिक्कत तलब वाली बात होती है। क्योंकि जो यूनानी का बंदा होता है उसको तो यूनानी के बारे में पता होता है, लेकिन जो कमीशन का है, जो सेक्रेटरी है, वो तो पता नहीं किस फील्ड का होता है, उसे पता भी है, आपको पता भी नहीं रहता है। लेकिन जब वो आपके टॉपिक के बारे में, आपकी मेथोडोलॉजी जब वो पूछता है और आप उसको नहीं बता पाएंगे तो आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीजों को आप इसी 3 साल के अंदर आपको सीखना है, और जब आप यहाँ से करके निकले तो आपको आपके अंदर इतनी सलाहियत पैदा हो जाए कि आप किसी भी स्टेप पे जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप उसको फेस कर सकें। तो ये प्रोग्राम के अंदर, ये जो प्रोग्राम होगा आपका 90 आवर्स का, चाहे वो 15 डेज हो या 20 डेज तक आप चले, आप इसमें देखेंगे कि हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से जो लोग हैं, किस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है, वो तमाम चीजें आपके सामने आएंगी। तो आपको तमाम चीजों का अंदाजा होगा कि लोग काम किस तरीके से कर रहे हैं। एक आदमी जो प्रोफेसर की पोस्ट पे चला जा रहा है और वो जाके इतना पढ़े, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूं प्रोफेसर मोहम्मद जुल्किफ साहब की, कि आज भी वो क्लास लेने जाते हैं तो कम से कम आधा घंटा किताब पढ़ के जाते हैं। और वो हमेशा कहते हैं कि जब भी तुम क्लास लेने जाओ, चाहे वो यूजी की ही क्यों ना हो, पहले जो पढ़ाना है एक बार आप रिवाइज करके जाइए। तो उनकी ये बात जो है आप, मैं फील करता हूँ कि अगर मैं जैसे जूनियर बैच का भी अगर क्लास लेने जाता हूँ, अगर किसी दिन पढ़ के नहीं गया और जिस दिन पढ़ के गया, दोनों लेक्चर में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि जब पढ़ के जाता हूँ तो तमाम पॉइंट्स मुझे याद होते हैं कि मुझे क्या क्या बताना है, क्या क्या पढ़ाना है। और जब पढ़ के नहीं जाते हैं तो हमारा जो लेक्चर है वो इधर उधर टॉपिक पे चला जाता है। तो आप जितना पढ़ेंगे, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ने के लिए आपके पास
तमाम किताबें मौजूद हैं। अब तो लाइब्रेरी में आपके बैठने की भी जगह मौजूद है, आप चाहें तो उन चीजों से आप फायदा उठाएं। लाइब्रेरी आपके ब्रेन को डेवलप करेगी। आप जितना लाइब्रेरी के अंदर अगर आप टाइम देंगे, आपको उसका फायदा उतना ज्यादा मिलेगा। आप सुनते होंगे भाई अलीगढ़ के जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे हैं। अगर आप अलीगढ़ के अंदर लाइब्रेरी का अगर कल्चर आप देखें, एक जो सेंट्रल लाइब्रेरी है मौलाना आजाद, वो तो है ही है। हर कॉलेज की एक अपनी लाइब्रेरी होती है। फिर उस कॉलेज के अंदर जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट की अपनी लाइब्रेरी है। हॉस्टल के अंदर जो है रीडिंग रूम है, उसकी अपनी लाइब्रेरी होती है। तो बच्चा जिस स्टेप पे है, स्टूडेंट जिस स्टेप पे है, उस स्टेप से वहां लाइब्रेरी से फायदा उठाता है। तो अगर आप लाइब्रेरी को जितना ज्यादा ज्वाइन करेंगे, आपको फायदा उतना ज्यादा होगा। बाकी चीजें जो लेक्चर होगा उसमें आपको टॉपिक किस तरह चूज करना है, सिनॉप्सिस किस तरह बनाना है, अलग अलग डिपार्टमेंट में किस तरह से वर्क होता है, बाकी वो तमाम चीजें जो बारी बारी लेक्चर से आएगा डिपार्टमेंट वाइज, वो तमाम चीजें आप यके बाद दिगरे आप सुनते रहेंगे। मैं अपने जूनियर्स के लिए एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि आजा के अभी सख्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के अभी बर्फ पहाड़ों पे जमी है, खुशबू के जजीरों से पहाड़ों की हदों तक सब कुछ है मेरे शहर में, बस तेरी ही कमी है। शुक्रिया। बहुत बहुत सर, बस आपकी कहने की सर। अब ये प्रोग्राम भी खत्म होता है। इसकी अगली कड़ी थे डॉक्टर अनस सर, जो इस वक्त मौजूद नहीं है, इसलिए अब ये कड़ी यहाँ पर खत्म होती है। अब इसकी अगली कड़ी तो जितने भी पीजी स्कॉलर्स जो इस बार तशरीफ लाए हैं, नववारिद हैं, उन सब से गुजारिश है कि वो एक एक करके आएंगे। नाम मैं उनका लूंगा और वो अपना तो सब तारुफ करा के अपना जो किट है वो लेकर तशरीफ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ इल्मुल अदविया के जितने भी पीजी स्कॉलर्स हैं, इस वक्त मैं उनको उनका एक एक करके नाम ले रहा हूँ। डॉक्टर तहमीन जहां, इल्मुल अदविया डिपार्टमेंट से डॉक्टर तहमीन जहां। उनके बाद रमशा अलमास, रमशा अलमास के बाद रायना अशरफी, तैयार रहें। रायना अशरफी के बाद जियाउल मुस्तफा, डॉक्टर जियाउल मुस्तफा। किसी के नाम के साथ डॉक्टर अगर छूट जाए तो दिल पता न करें। हॉटस्कॉल ऑफ डॉक्टर, सब लोग डॉक्टर हैं, मैं नाम ले रहा हूँ। जियाउल मुस्तफा के बाद डॉक्टर रजिया, डॉक्टर परवेज आलम, इल्मुल अदविया डिपार्टमेंट से। इसके बाद माहिदुल अमराज के पीजी स्कॉलर्स तैयार रहे हैं। उनमें डॉक्टर अब्दुल्ला अंसारी बॉस, वो तैयार हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला अंसारी साहब के बाद सकीना बानो, डॉक्टर सकीना बानो। डॉक्टर सकीना बानो के बाद डॉक्टर सादिया तबस्सुम, डॉक्टर सादिया तबस्सुम के बाद तनवीर नूर, डॉक्टर तनवीर नूर। डॉक्टर तनवीर नूर के बाद डॉक्टर मोहम्मद नेमतुल्लाह बॉस आए। उनके बाद डॉक्टर ज़ीनत परवीन, डॉक्टर ज़ीनत परवीन माहिदुल अमराज से। इसके बाद डिपार्टमेंट तहफ़्फ़ुज़ व समाजी टिप में शमा आलमगीर, डॉक्टर शमा आलमगीर। डॉक्टर शमा आलमगीर के बाद डॉक्टर दरख्शां तरन्नुम, डॉक्टर दरख्शां तरन्नुम। उनके बाद डॉक्टर निशान नाज, डॉक्टर निशान नाज। डॉक्टर निशान नाज के बाद डॉक्टर दिलकश जहां।
डॉक्टर दिलकश जहां के बाद डॉक्टर मोहम्मद वसीम अकरम, उसके बाद कुलिया डिपार्टमेंट से डॉक्टर नादिर शाहीन, डॉक्टर नादिर शाहीन के बाद डॉक्टर शुमाइला, डॉक्टर शुमाइला के बाद डॉक्टर सुरैया तबस्सुम, डॉक्टर सुरैया तबस्सुम के बाद डॉक्टर अमीन अब्दुल्ला, डॉक्टर अमीन अब्दुल्ला के बाद डॉक्टर मिसबाहुद्दीन, डॉक्टर मिसबाहुद्दीन के बाद डॉक्टर अफरोज आलम, डॉक्टर अफरोज आलम बॉस, डिपार्टमेंट ऑफ मुआलजात के जो पीजी स्कॉलर्स हैं, अब मैं उनका नाम ले रहा हूं। डॉक्टर राहत परवीन, डॉक्टर के एम सुचिता, डॉक्टर के एम सुचिता, डॉक्टर के एम सुचिता के बाद डॉक्टर निशात अर्शी, डॉक्टर निशात अर्शी, डॉक्टर निशात अर्शी के बाद डॉक्टर मुजफ्फर सुलेमान, मुआवजा डिपार्टमेंट से डॉक्टर मुजफ्फर सुलेमान, उनके बाद डॉक्टर शाहिद इमाम, डॉक्टर शाहिद इमाम के बाद डॉक्टर हिलाल अनवर, ये थे पांचों डिपार्टमेंट के पीजी स्कॉलर्स। अब जिसका हम सबको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। अब मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अपने मौजूदा प्रिंसिपल जनाब प्रोफेसर डॉक्टर तौहीद किबरिया सर से गुजारिश करूंगा कि सर तशरीफ लाएं और अपने तासुरात से हम सबों को नवाजें। डॉक्टर तौहीद किबरिया सर, प्रोफेसर तौहीद किबरिया सर का तो स्वागत जोरदार तालियों से करें। और सीनियर और जूनियर पीजीएस स्कॉलर, आज जो प्रोग्राम हो रहा है इसकी नवैयत से आप लोग वाकिफ हो गए और इस सिलसिले में अलग अलग लोगों ने अपने अपने तासुरात पेश किए। डॉक्टर तनवीर साहब ने जो है ना इसका प्रोटोकॉल क्या है और किस तरीके से चलेगा ये पूरा इंट्रोडक्टरी इस का जो है डायरेक्शन, क्योंकि पहला प्रोग्राम जो है पीजीएस स्कॉलर का चुप हो रहा है और इससे पहले यूजी जो है ट्रांजिशनल हो चुका है, उसकी वजह से थोड़ी सी नवैयत का तो अंदाजा हो गया था कि क्या करना है। अपना पहली मरतबा कोई काम करने में बड़ी परेशानी होती है, समझना पड़ता है और ये पीजी जो हम लोगों का स्टार्ट हुआ इसकी नवैयत यही इसी से समझ लीजिए कि जो आज के सिनेरियो में जो हमारी सहूलत होनी चाहिए, जो दूसरे जगहों पर पहले से चल रहा है, उसमें एक बार से हमारे कॉलेज में बहुत कम है। इसको एक्सेप्ट करने में कोई ये नहीं है। हम लोग पीजी भी लाए इसी को ये जानते हुए कि यूजी का उस वक्त जो है अगर सही तरीके से फैकल्टी मेंबर या फिर जो फैसिलिटी या जो है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था
उसको हम लोग पूरा नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद पीजी के लिए हम लोग कोशिश करते रहे और खुदा का शुक्र है कि 3 साल से पीजी मिल रहा है। इससे अंदाजा लगा जहाँ यूजी की सहूलत ना हो, यूजी के फैकल्टी या उसके एतबार से मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं पूरे हो रहे थे, तो ये यूजी का परमिशन मिल जाना ये एक अपने आप में एक बड़ी चीज है और हम लोग खुद ताजुब करते हैं कैसे मिल गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं। अभी जो फीडबैक मिल रहा है और खुद हम भी देख रहे हैं कि जो पीजी स्कॉलर या पीजी के लिए जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो म्यार होना चाहिए लाइब्रेरी लैब या फैकल्टी का, तो इसकी कमी तो हम लोगों के यहाँ है, इसको मानने में नहीं। लेकिन जिस वक्त जो आपके पास सहूलत हो, असल उसमें काम करना है। ये कि ये हो जाता है NIM में ये था, ये था, ये था, अलीगढ़ में ये है, उसके अगर बराबरी करते रहते तो आज पीजी भी नहीं होता। तो जो फर्स्ट ईयर के पीजी हैं उनसे पूछिए कि उनके साथ क्या परेशानी है। हम लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा था। जो माशाल्लाह जो पीजी करके आए हैं, जो NIM उससे जो नए फैकल्टी आए हैं, अपडेट थे, इनको कुछ न कुछ उसका अंदाजा था और हमने जो है उन लोगों से ही काम किया। हमारा कोई रोल नहीं है। जो जिस लायक है इसमें जो है ना उसको खुद ही जो है ना इंडिपेंडेंट देकर और जो है काम, और माशाल्लाह काम चल रहा है। फर्स्ट ईयर में बहुत सारी परेशानी आई, सिनॉप्सिस कैसे होगा, क्या होगा, हर चीज समझ में गई और जिसकी वजह से जो है कुछ लेट भी यूनिवर्सिटी की वजह से हुआ। इसमें हम नहीं समझते हैं कि हमारी बहुत ज्यादा कोताही रही है यहाँ के फैकल्टी की, या जो पहले लोग थे प्रिंसिपल वगैरह, हम उनको ये नहीं कह सकते क्योंकि कोई भी नया काम जब शुरू होता है तो एस्टेब्लिशमेंट की परेशानी आती है, नई नई चीज सामने लानी पड़ती है। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ हद तक हम उस चीज पर लाइन पर आ गए हैं कि मतलब कम से कम फर्स्ट ईयर का इम्तहान तो हो गया, वरना इम्तहानी का मामला सबसे बड़ा होता है। तो उसमें हमारी कोशिश नहीं बल्कि एक वक्त होता है, कोशिश तो बहुत पहले ही से चल रहा था लेकिन नहीं, उसका वक्त नहीं पूरा हो सका। यूनिवर्सिटी के और हमारे इंटरेक्शन में कमी रही, जो सही तरीके से प्रेजेंटेशन था हमारा नहीं हो पाया और उस कमी को आहिस्ता आहिस्ता पूरा करके फैसले निकाल हो। और हम लोगों की कोशिश ये है जितना जल्दी हो, क्योंकि वक्त जो है सेशन तो लेट हो गया है, इस बीच जो है नई यूनिवर्सिटी आ गई। अब पुरानी यूनिवर्सिटी से नई यूनिवर्सिटी में जाना अब यहाँ पास थोड़ा सा खींचातानी है। ये यूनिवर्सिटी का मामला हम लोग से, लेकिन सवाल है कि बीच में तो हम परेशानी हमारी बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए है या आपको परेशानी बढ़ रही है, वक्त गुजरा जा रहा है और सही तरीके से नहीं हो पा रहा। बहरहाल ये जो है ना, इसलिए कि बार बार ये आता है कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है स्टूडेंट की तरफ से, तो उनका कहना जायज, पूरे तौर पर नाजायज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल है कि जो चीज जो है जरूरत है उसकी तो होनी चाहिए, लेकिन हम लोग इस चीज को ये करना है कि मिनिमम रिसोर्सेज जो हमारे पास है उसी में काम करना है, ये मानकर चलिए। अब ये है कि उसमें जो कोशिश होगी हमारी, हम उसको जो है आहिस्ता आहिस्ता, पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत आप लोग देखा होंगे जो हमसे हो सका। जैसे लाइब्रेरी का था, लाइब्रेरी पहले से जो है ना कोई सेटअप नहीं थी और पीजी स्कॉलर के लिए खासतौर से लाइब्रेरी जहाँ बैठने की सहूलत हो, किताब खुली रहे, वहाँ स्टाफ रहे। तो पीजी का काम दो तरह का, पीजी अगर देखें तो स्टूडेंट यूजी में और पीजी में फर्क है कि यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर पर है, वो क्लास लिए और उसी एतबार से उनको सिलेबस पढ़ना। पीजी में गाइड या जो टीचर होता है ये आपको एक कंसेप्ट देता है, जो कंसेप्ट है जो सिलेबस के एतबार से होता है। असल ये है कि आपका अपना काम है, क्योंकि रिसर्च करने के बाद रिसर्च आपके लिए है और आप ही का थीसिस ये होगा, उसमें जो है टीचर का नहीं रहता। तो इस थीसिस के लिए आप फुली जो है ना खुद ही आपको काम करना है। यहाँ पास थोड़ी परेशानी जैसा फीडबैक मिल रहा हमको, हम तो डायरेक्ट स्टूडेंट के कांटेक्ट में रहते नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं उनसे
थोड़ी बहुत सामने कोई आ गए तो डांट भी दिया, समझा भी दिया, और कुछ अपना प्रॉब्लम लेके आए तो भी जो है हम उसको जो है डिस्कार्ड तो नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा समझा बुझा के काम चलाना है कि जो है ये है। तो जो फीडबैक आ रहा है उससे ये ऐसा लग रहा है कि जो पीजी स्कॉलर है वो ये समझते हैं कि हमको 10 से 5 हमको आना और चले जाना। जो नौकरी में है उनका तो कम से कम कुछ टेबल है, कुछ टीचर है, उनके ड्यूटी लग जाती है। आपकी ड्यूटी अपने आप में समझ में नहीं आती है और आप आगे जो है चले जाते हैं। जो अभी सामने फीडबैक मिला और हम भी महसूस करते हैं, तो 10 से 5 आपका एक शेड्यूल जो है ड्यूटी है, लेकिन आपके लिए 24 घंटे का ही है अपने काम के लिए। आप लोग लाइब्रेरी में बैठ के दिन भर करें, और काम तो इतना है कि जब काम करने बैठिएगा तो आपका अपना ही जो है ना लिटरेचर के लिए, एक लिटरेचर के लिए जब बैठिएगा तो 4 घंटे लग जाएंगे। कुछ लाइब्रेरी जाइएगा वहां जो है ये होगा। इसीलिए सबसे पहले लेट हुई, लेकिन सबसे पहले हमने काम किया कि लाइब्रेरी को सेटअप किया। बहुत अच्छा लाइब्रेरी तो नहीं है, जो हमारे पास सहूलत जो पहले से किताबें थी उसको कम से कम एक जा हो गया कि अब हम समझते हैं कि आप लोगों को वहाँ बैठने में परेशानी नहीं होती होगी, और कुछ ना कुछ किताबें पहले से हैं जो आपके काम में आती हैं। लेकिन क्योंकि पीजी में जो है ना हर डिपार्टमेंट का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, हर स्टूडेंट का अपना उनके टॉपिक के बाद से जरूरत होती है, तो उसके लिए भी हम कुछ जो है कहा है हर डिपार्टमेंट से कि जिस डिपार्टमेंट जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट अपनी जरूरत के मुताबिक किताबें लिख के थे, और वहां से रिक्वायरमेंट आएगा तो इस मौका उसकी कोशिश की जाएगी जो रेफरेंसेस जो स्टूडेंट चाहते हैं। क्योंकि यहाँ यूजी का है कि एक सिलेबस बना हुआ है, पढ़ लिया, लेकिन आपका हर आदमी का अपना एक टॉपिक होता है, और टॉपिक कंसर्न जो है अलग अलग किताबें उनकी जरूरत होती है। तो इस काम को हम कर रहे हैं, और लाइब्रेरी तो करीब सेटअप हो गया है, और हम समझते हैं कि इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ सहूलत है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज बहुत सारी है, अगर ये करें तो कुछ भी आपको सहूलत मिलती है जो होनी चाहिए कंपेरिजन में। लेकिन एक ये है कि पहले से एनआईएम जो है तो एनआईएम तो सिर्फ इसी के लिए पैदा ही हुआ, सिर्फ पीजी ही के लिए बना। जाहिर सी बात है कि उसका शुरुआत ही पीजी से हुआ, और उसके सारे बैठने के तो उस हिसाब से टीचर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पीजी के लिए सर बड़ी मुश्किल से मिला है। अब पीजी का जो है ना शुरू हुआ है, तब जो है शॉर्ट कमिंग सामने आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। हम लोग चूंकि पीजी के साथ खुद नहीं रहे हैं, खुद हम लोग नहीं जानते हैं बहुत सारी चीज। प्रिंसिपल हो जाना अलग बात, तो यहाँ के एतबार से हो गया, सलाहियत और जानकारी होनी अलग चीज है। दूसरी चीज है कि सीआईएसएम बनने के बाद बहुत सा प्रोटोकॉल चेंज हो गया है, जो सीसीआई में हम खुद मेंबर थे, और एनसीआई में देख रहे हैं कि बहुत कुछ जो है चेंज हो गया है, बिल्कुल मॉडरेट करके और एक हाई प्रोफाइल में लाना चाह रहा है। जाहिर सी बात है एक बैग हाई प्रोफाइल में लाने के लिए नई नई चीजें आ रही हैं, जो कुछ समझने में भी और कुछ इंतजाम भी करना है। जैसे ये कैरिकुलम ही पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब 15 दिन का हो रहा है, तो 15 दिन का तो इंगेजमेंट हो गया, यहाँ के स्टाफ टीचर जो भी है जिनको लिए। तो इसीलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो फीडबैक आया है कि जमाल साहब ने भी बताया इन लोगों ने कि एक तो ये कि जो सीनियर जूनियर का ये बहुत बड़ा मतलब है, ये है जो आमतौर से नहीं लगता है कि हम फर्स्ट ईयर में लिए सारे फर्स्ट ईयर में हो गए। यूजी में भी आते हैं तो वैसा ही होता है, तो 3 टर्म जो है तो मान कोशिश करके 3 साल के बाद आए तो जस्ट +2 करके आ गया एडमिशन। लेकिन वहाँ पता नहीं चलता है, क्योंकि डिफरेंट अलग अलग जो है जगहों से आते हैं कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। लेकिन पीजी में बिल्कुल पता चल जाता है जो 5 साल पहले है, और ये गैप जो है ना, जो ये रिमार्क है, ये बाहर आदमी नहीं सोचता है, लेकिन बहुत अच्छी चीज है कि एक बैच में अगर कोई सीनियर जूनियर है यूजी का, उस चीज को दिमाग से निकाल देना है। जूनियर जो है उस दूरी को गैप करे। एक रेस्पेक्ट अलग चीज है, उसको तो आपको रेस्पेक्ट करना है, उम्र के हिसाब से सीनियरिटी भी होती है, ये सारी चीज ख्याल करते हुए, लेकिन इस चीज को ये करना। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा हम महसूस करते हैं कि आप लोग
बुरा मत मानिएगा कि मतलब हम बोल भी चुके हैं। अभी बार बार ये आ रहा है कि जो है ना मेजर बायोमेट्रिक आपका हमारे साथ भी पैसा नहीं है, आपके साथ पैसा नहीं है कि आप टाइम पर नहीं आते, लेकिन हम समझते हैं कि सारे लड़के आते हैं, इससे हम इम्तिहान नहीं गए। लेकिन अगर 11 बजे आते हैं तो 10 बजे थोड़ा पहले कर दे तो कम से कम रिकॉर्ड में तो आप आ गए। इसके बाद हमारी ड्यूटी नहीं रहती, हमारी ड्यूटी है कि उसको देखेंगे और उसके बाद से मैच करेंगे। आप हमारी ड्यूटी पूरी कर दिया, अब आपकी ड्यूटी जो है डिपार्टमेंट में, ये डिपार्टमेंट के टीचर या एचओडी इन लोग अपना ये देख रेख करेंगे कि आपको क्या करना है, या जो जरूरत है उनसे आपको मिलके पूरी करनी है। और वहां से नहीं होता है तो फिर हमारे पास आएगा, हम कोशिश करेंगे कि जो है ना जो भी प्रॉब्लम हो उसको हम करें। तो इस पर सारे टीचर का तो फीडबैक एक अलग है, क्योंकि लेकिन हम आप लोगों को नहीं देख रहे हैं कि क्या नाम है यहाँ से आप अटेंडेंस बना के आप वहां क्या करें, और हमको उस पर जाना भी नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डिपार्टमेंट की है, उस टीचर की है, उस एचओडी की है, वो अपने उससे पीजी से कैसे काम लेता है। और पीजी का ये है कि जो जरूरत है, लेकिन जो एक कल्चर होना चाहिए, तो कल्चर डेवलप नहीं किया जो पीजी का होना चाहिए। कल्चर से मुराद ये नहीं कि आप जो है ना किसी की नाफरमानी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आप जिस काम के लिए आए हैं उसमें सीरियस हम नहीं, कुछ है तो हो सकता है, हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन जो एक ये है कि एक जिल होना चाहिए कि हम इस काम को रिसर्च कर रहे हैं तो इसके लिए लिटरेचर यहाँ से लाना है, ये लाना है, उनसे बैठना है। जो जूनियर है वो अपने सीनियर से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ले सकते हैं, कुछ यूजी में बहुत सीनियर है उनसे भी आप ले सकते हैं। तो जो कल्चर डेवलप होना चाहिए वो चीज हम महसूस नहीं लगता है कि सिंपली जो है आए सिर्फ इसलिए आए कि हमको स्टाइपेंड नहीं। स्टाइपेंड तो आपका हक है, वो तो आपकी चीज है, लेकिन ये मत आप सोचिए कि स्टाइपेंड पैसे के लिए, बल्कि ये सोचिए कि आपका अपना काम है, अपना थेसिस है, और आपको वही थेसिस आपको खुद अवार्ड होगा, टीचर को अवार्ड नहीं होगा। तो अपने काम में भी अगर सीरियस नहीं होते हैं तो ये बड़ा मतलब अफसोस की बात है। और ये चीज कुछ हद तक तो सीनियर में हुआ है, और हम समझते हैं कि जो सीनियर करेंगे उसका असर अपने दूसरे देखने वाले पर होता है कि अरे साहब नहीं आते हुआ कि चले गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम इस मामले पे अब थोड़ा सा इज्तिमाई तौर पर सख्त होने जा रहे हैं। बायोमेट्रिक में अगर जो है अगर जो टाइम है 10 से 5 उसको आप लोग कीजिए। अब ये जो ओकेजनली किसी के साथ हो सकता है, घर से निकला कहीं जो है भीड़ में फंस गया, ऐसा होता है। घर में आए सब बाल बच्चे वाले, बच्चा रोने लगा, आधा घंटा खिलाने में हो गया, कभी बीवी रूठ गई उसको मनाने में वक्त निकल गया। ये सारी चीज हो सकती है, लेकिन ये कैजुअलिटी है, इसको रूटीन मत बना लीजिए कि हमको 11 बजे के पहले नहीं आना। आमतौर से अभी भी देख रहे हैं, इतना होने के बाद भी हम जब बुक करते हैं 11 बजे 11:30 लगा रहा, किसी को देख रहे हैं कि 2:30-3 बजे लगा के चला गया। ये मत सोचिए कि जो है ना सिर्फ पैसे के लिए आप कर रहे हैं, पैसा तो सेकेंडरी है, वो तो जो गवर्नमेंट का ही है, वो नहीं भी मिलता था, कम मिलता था, ज्यादा मिलता था गवर्नमेंट का, वो तो आपका हक है, आपको मिलेगा। लेकिन जो आप लोग कम से कम सीनियर हैं इस चीज का लिहाज रखिए, और जब सीनियर करेंगे तो जूनियर पर भी असर पड़ेगा, और आपका हक है जूनियर को जो है गाइड करना फर्दर, इसलिए कि आप नहीं आइएगा तो दूसरे भी नहीं आएंगे। हम किसी एक के लिए नहीं करेंगे, आम जो महसूस कर रहे हैं, जो अभी सारे टीचर से करें लगभग 90% ये फिर तो इस चीज का ध्यान कम से कम कल से शुरू करें। आप लोग टाइम पर आइएगा या फिर कोई दूसरा रास्ता निकाले, और कोई दूसरा रास्ता है तो भी बता दीजिए। आप लोग सिर्फ पैसे की लड़ाई है, हमको पैसा मिलना चाहिए, हम अटेंडेंस भेज दिया, एचओडी भेज दिए, वो हो गया। एचओडी के पास इसलिए अटेंडेंस के लिए भेजा है
कि यहाँ के बाद आपकी हाजिरी वहां हो और उनको काम लेना है, ये उसके जिम्मेदार है कि हमारे यहाँ आया और आपकी हाजिरी जो है वहां हो गया और उनको काम लेना है, इसीलिए अटेंडेंस लेते हैं कि आपके यहाँ आए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है ना, अरे वो टीचर तो आता ही नहीं, एचओडी तो आता नहीं, आपको उससे क्या मतलब? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, या आपको कहने की जरूरत किसी सीनियर को एचओडी आप शिकायत नहीं कर सकते। हाँ, उनकी शिकायत कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा विशेष कोई इस तरह की बात होती है, वो भी शिकायत नहीं कर सकते, इन्फॉर्म कर सकते। हम अक्सर जो है मीटिंग में और ये देखते हैं, कोई बात होती है, एचओडी तो नहीं आते, एचओडी नहीं, प्रिंसिपल नहीं आए, तो आप कॉलेज बंद कर दीजिएगा। हो सकता है कि एचओडी कहीं दूसरी जगह, लेकिन एचओडी की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो है वो जब जैसे आप सीनियर आ रहे हैं, जूनियर पर असर पड़ेगा, एचओडी या टीचर भी आएंगे तो उससे दूसरे पर, बच्चों पर भी असर पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि टीचर को छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जो ये कहते हैं, ये चीज हमको अच्छी नहीं लगती है। टीचर लोगों की जिम्मेदारी है कि एचओडी ये कहें कि जो है वो टीचर नहीं आ रहा, अरे भाई आप एचओडी हैं, आप उसको ये कीजिए, नहीं तो इन्फॉर्म कीजिए। जो सबऑर्डिनेट टीचर है वो कहता है कि एचओडी नहीं आता है तो हम क्यों आए? आपकी ड्यूटी है, आप कराना, कौन क्या कर रहा है उससे क्या मतलब? आपकी एक्चुअली ड्यूटी कुछ भी नहीं है, और अगर ड्यूटी है तो सिर्फ ड्यूटी अपने आप में ड्यूटी करनी है कि हमको क्या करना है, टाइम इन्वेस्ट। और हम समझते हैं जब काम करने लगेगा तो आपको 8 बजे तक भी बैठने में परेशानी नहीं होगी और आपको वक्त नहीं मिलेगा। जैसा कि और भी मान लीजिए कि हम एनआईए में तो रहे नहीं, जो रहे अलीगढ़, कुछ देखने में आता है तो सुनने में आता है, जाने के बाद मौका मिलता है तो, लेकिन दूसरे मेडिकल कॉलेज में जो देखते हैं पीजी का क्या हाल होता है, यहाँ छुट्टी की बात होती है। आप लोग बुरा मत, थोड़ा वक्त ले रहे हैं तनवीर साहब, इस बहाने हम इंटरेक्ट बच्चों से हो जाते हैं और कभी कभी इनके साथ भी हम अकेले बैठ के इनकी शिकायत भी सुन लेते हैं। अभी शिकायत नहीं करेंगे, लड़के आपकी शिकायत पर शिकायत कर रहे हैं। ये चीज पंखा चल रहा है एसी में, कल नहीं था तो कैसे आप पढ़ा? ऐसा है, टाइमिंग नहीं है, हमको बहुत भूख लग रही, आप खाने के लिए आइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अलग है कि होना चाहिए, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन जब नहीं सहूलत है तो उसकी कोशिश की जाए जो हो, लेकिन उसको शिकायत न करें। हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल के बगैर बहुत सारे पहले से पढ़ रहे हैं, हर जगह अलीगढ़ हुई तो है नहीं, दिव्या कॉलेज है जहाँ पर टीचर के बैठने की जगह नहीं, अब तो कुछ जगह हुई। ये 4 महीने पहले जो है ना इसको शिफ्ट करा के कुछ जगह निकाला है, तो पहले के बनिस्बत कुछ सहूलत तो हुई है कि आपको बैठने के लिए अलग मिल गया। उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं कि आपको एसी भी मिल जाए, तो हम तो कोशिश कर सकते हैं जो टाइम है उसमें ज्यादा है, लेकिन ये नहीं है, नहीं है तो 50 साल से नहीं था, 96 साल से कुछ भी नहीं था यहाँ, उसको हम पीछे की बात को नहीं कर सकते। आगे जो सहूलत है इसको ये करें, और हम बार बार ये कहेंगे पीजी स्टूडेंट से कि आप लोग टाइम पर आइए और अपना जो है 10 से 5 तक अपना जो है बनाइए, वरना अब इसके आगे हम कुछ नहीं करें, क्योंकि हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर है और गवर्नमेंट का बार बार ये आ रहा है बायोमेट्रिक में अगर 3 दिन जो है ना आपका ये होता है तो एक्सचेंज कर जाएगा, एक्सप्लेनेशन पूछना, डायरेक्शन आ चुका, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह का काम हो, नहीं चाहते। तो आप जो 11:30 बजे आते हैं, आप 10 बजे क्यों नहीं आ सकते हैं? आधा घंटा पहले का तो आप बना लीजिए, जो 5 बजे तक आप अपना बना लीजिए। हम भी पहले रूम रहते थे, 8 बजे तक हमारी ड्यूटी है, मजबूरी है, ऐसा नहीं कि हम अभी चले जाए तो कोई हमको पूछ देगा। तो इस तरह से आप पहले अपना ये समझिए कि आप जो पीजी स्कॉलर है कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, सेमी गवर्नमेंट इसलिए मानते हैं कि आप पे ले रहे हैं, इसीलिए आप पर ये सिकल जाए। स्टूडेंट पर कहाँ हम लोग मत आओ मत, लेकिन आप
वो इसलिए कि इसमें पे देने का मामला है, हमको बड़ी परेशानी होती है, और जब हम परेशानी में पड़ेंगे तो आप लोगों को भी परेशानी होगी। इसलिए कल से आप लोग शुरू कीजिएगा, ये ओत दिला रहे हैं। तो अक्सर देखते हैं, अच्छा लोगों को बुरा भी है, ये आए 10 बजे नजर, अगर अच्छा जो नजर पड़ गई तो फंस गया बेचारा। जिसको देखेंगे वही ना, हमारे सामने 11:30 में जो है बायोमेट्रिक कर रहा है, 2:30 बजे बायोमेट्रिक कर रहा है, जाहिर सी बात है को उठना टूटना पड़ता है। तो उसको ये लगता है कि हमको ना हम जाति तौर पर करते, जाति तौर पर इत्तेफाक है कि तुम सामने आ गए या हम सामने से गुजर, सबको तो रोजाना हम नहीं टूटते, लेकिन सामने देखते हैं कि अक्सर जो है हम 11 बजे कभी क्रॉस किए हैं, 11 बजे का टाइम जो है ना लोग मानते हैं, और अक्सर 4-5 लाइन 11 बजे लगी रहती है, 11 साढ़े 11 बजे, मतलब लगता है कि वही उनका शेड्यूल है। और फिर 4 साढ़े 3 से 4 के बीच रहता है। कल हम 2-3 से पूछ भी थे कि 4 बजे तक, सर बहुत कुछ काम तो ही नहीं, अरे काम करने आई हो कि अपना काम करना, क्या गलत बोल रहे हैं? अगर गलत बोल रहे हैं तो आप लोग बताइए कि हमारा आप पर ये कमेंट गलत है। लंच उसी में आप लंच लीजिए, बाहर जाना अलग है, लेकिन 4 बजे आप लंच लेने लगा के नहीं ना जाइएगा। लंच तो इंटरनल मामला है ना, आप बैठ के कीजिए, ये 10 से 5 के बीच में ना, लेकिन 11 बजे जा रहे हैं तो लंच करके, हाँ तो बीच में जाइए, एचओडी है, टीचर है, ये तो हम आपसे कहा कि ये इंटरनल मामला है, ये हम उसको नहीं करेंगे। हम जिस वक्त जाएंगे, अगर 1 बजे गए 2 बजे तो आप कह दिए कि लंच में नहीं, लेकिन अगर 4 बजे हम जाएंगे आप नहीं रहेगा तो हम काट देंगे, क्योंकि लंच आवर नहीं है। दूसरी चीज है कि लंच आवर अपना सेटअप करना है ना, एक आमतौर से 1 से 2 के बीच में अपना कीजिए। लेकिन कल एक आदमी से पूछा, एक लड़की थी, उससे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो सर जो है लंच करने गए थे 4 साढ़े 4 बजे। तो लंच के बहाने जो है ना सब नहीं, कोई बहाना मत दीजिए। अपने आप में बार बार कह रहे हैं कि आपका कोई काम नहीं है, और काम तो इतना है कि अपने को बिल्डअप करना, अपना काम करना है, दूसरे का आप कोई काम नहीं कर रहे, आप दूसरे का कोई काम नहीं कर रहे, न इंस्टीट्यूशन का काम कर रहे हैं, ना आप जो है ये कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। अपने काम में भी अगर रूम नहीं कीजिएगा, 4 बजे लंच नहीं होता, आप लंच बीच में ले लीजिए, हम तो देखने नहीं आ रहे हैं कि आप खा रहे हैं या खाने जा रहे हैं। आप जाइएगा और कहिएगा 4 घंटा हम लंच करके आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं ना होगा। 1 घंटा लंच आवर रहता है, उसी बीच में हम लोग भी खाते हैं, कभी कभी नहीं भी खाए, हम भी आप ही की तरह, हम भी यहाँ मेस यही नहीं है, हम भी अपना लंच लेकर आते हैं, जो नहीं लेकर आया वो बाहर रुकिए। लेकिन मोस्टली तो जो है ना 50% ऐसे है कि जो है पॉपुलर है, तो नाश्ता मिल जाता है तो लंच आपको क्यों नहीं मिलता है, मतलब प्रैक्टिकल बात। आप जब नाश्ता करते हैं तो आपको नाश्ता मिल जाता है घर पर, तो 2 रोटी भी मिल सकती है लंच के तौर पर। ये आप क्यों नहीं कर रही है, जो कर रहे हैं कि हम बाहर जाएंगे, बाहर कहाँ जाएंगे, आप खुद घर पर दूसरे को खिला रहे हैं तो लेकर आइए, नहीं है तो 1 घंटा टाइम निकाल के आप कहीं खा लीजिए, उससे हमको कोई दिलचस्पी नहीं। अब हर चीज यही ना आप लोगों का क्वेश्चन होता है, हम लंच कहाँ करने जाएंगे, वॉशरूम कब जाएंगे, अरे ये आपका इंटरनल मामला है, अंडरस्टूड है कि हमको भूखे नहीं रहना, उसका एक शेड्यूल बना हुआ है, एक आम तौर से बना हुआ है कि 1 से 2 के तक, एक कॉमन मतलब है। लेकिन कोई मीटिंग होगी तो उस वक्त नहीं रहना है। तो हमारा आज जो है इन लोगों से जो फीडबैक हमारे दिमाग में भी था, लेकिन मौका मिल गया, और जो है ना फीडबैक भी यही मिल रहा है टीचर, तो टीचर से या डिपार्टमेंट के लोगों से भी हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये फीडबैक हमको मत दीजिए, बल्कि आप अपना जो है काम कीजिए, उस दौरान आपकी जरूरत है, अगर नहीं रहते तो हमको लिख के दीजिए। आप लिख के भी दे सकते हैं कि ये जो है आकर चला गया, बुलाने पर भी नहीं आया या रोकने पर भी नहीं रुका, तो देखते ये टीचर का भी काम है, क्योंकि टीचर ही अंदर से जो डिपार्टमेंट को संभालता है, हम बार बार नहीं जा रहे। अब अफसोस की बात है कि एक्सप्लेनेशन आने जा रहा है, उस दिन जो है 9:30 में जो है पहुंचा है,
अभी विजिट हुआ था ना, सबको मालूम है 10:30 11 बजे ऊपर गया है और 11 बजे तक जो है 50% से कम हो गया। क्या गलत कर रहा है? 50% से गलत लड़के गए और डिपार्टमेंट घूम घूम के देखा, किसी में जो है रूम कि हमको इसका रूम 4 रूम तो ले लिया और चारों रूम ताला बंद है। इसीलिए बहुत ज्यादा एसेट मत लीजिए, फिर उसका जवाबदेही भी बढ़ जाती है। एक रूम रहा अगर तो कोई ना कोई बैठा मिलेगा, वो कह देगा कि अभी गया है। उससे मैक्सिमम डिपार्टमेंट जो है ना, ताला हम जो पहुंचे हैं तो देख रहे हैं कि वो खुद जो है देख रहा है, चाहे बंदे का एक्सेप्ट जो है ना कि बंद क्यों है। तब उसको बहाना कि अभी डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, अभी जो है ना उसमें रखा जा रहा है, कुछ है ही नहीं है, कुछ गया होगा। लेकिन कितना चलेगा, वो नोट करके नहीं गया। जवाबदेही हमारी, उसका जवाब भी हमें को देना पड़ेगा। इस जवाबदेही से बचाने के लिए आप लोग अपना कीजिए, हम अपना काम करें। फिर दोबारा हम ये पूछना है कि कल से आप लोग 10 बजे आ जाइएगा। आए फिर वही वाली बात, बार बार तुम जो है ना लंच कहाँ जाएंगे और ये कहाँ जाएंगे। 10 बजे बुला नहीं रहे, 10 बजे ड्यूटी है, हम रिमाइंड कर रहे हैं। 10:30 किस कंडीशन में कि अगर किसी वजह से कोई परेशानी हो जाती है तो आधा घंटा रिलैक्स दिया जा सकता है। अब आधा घंटा आप जो है 10 ड्यूटी मत मान लीजिए। आप लोग बहुत क्वेश्चन यही बार बार करते हैं। 10 से 5 ड्यूटी है, किसी वजह से देर हो सकता है, हम इसको मान के चल रहे हैं, लेकिन रोजाना नहीं। अगर हो गया तो ये जो है एक्सेप्ट होगा, आधा घंटा रिलैक्स होता है। लेकिन 10:30 के बाद अगर अटेंडेंस में आएगा तो कोई रिलैक्स नहीं, वो आपको प्रश्न। अब कहिए 5 बजे क्यों, 4 बजे क्यों नहीं चले, अब 2 बजे चल जाइए। तो बार बार ये छोटा छोटा क्वेश्चन जो है ना, 10:30 बजे कहा था और 11 बजे कहा था, 10 से 5 है, वो सबके लिए। एक्चुअली अभी जो बात हो रही थी तनवीर साहब से, इन्होंने बताया कि एनसीआईएसएफ का जो है ना 8 घंटे पीजी के लिए, इसलिए हम कहा कि नहीं, जो जैसा चल रहा है कम से कम उतना भी हो जाए तो ठीक है, क्योंकि कॉमन अलग अलग उसको ये करना। 8 बजे तक 8 घंटे का एनसीआईएसएफ में दिया है कि पीजी का है। तो हम खुद चाहते हैं कि कोई ऐसा शेड्यूल हो जिसमें कॉमन आए, और जो है ना अपना ये, क्योंकि हमको परेशानी हो रही है, बहुत तरह की परेशानी सामने आ रही है, और आप ही लोगों में कोई मिसाल भी देता है, तो 11 बजे आता है, हम क्यों 10 बजे आए, उसको आप नहीं पूछते हैं। हम तो देखने नहीं जा रहे, जो सामने पड़ गया बेचारा फंस गया, जो सामने पड़ गया, जैसे एजाज साहब आज फंस गए। हमेशा फंसने का क्या मतलब है, ये अक्सर यही टाइम है, इसमें सुधार कर लीजिए। ये लड़की फंस गई, मतलब उस टाइम में जो सामने पड़ा फंस गया। नहीं, एक लड़की अभी वो भी फंसी थी कि वो कही कि क्या नाम है, बहुत ज्यादा जाम था, ज्यादा जाम नहीं, जाम तो हो सकता लेकिन बहुत ज्यादा जाम था, इसलिए डर सकता लग गया। उससे ज्यादा हुआ तो फंस गए, रास्ता ही ब्लॉक था। ये एक्सक्यूज मत कीजिए, अपने ड्यूटी समझिए, अपना काम समझिए, और किसी को मौका नहीं, ये सबके लिए है। इसीलिए नए बच्चे जो आए हैं, हम समझते हैं कि आप लोगों से उन लोगों को कम परेशानी होगी, कम से कम हॉल में बैठने की जगह मिल गई। ये अलग है कि ऐसे नहीं चल रहा है, लेकिन वो भी होगा जब अरे एक चीज मिलता है तब ना दूसरी चीज के लिए है। तो जो नए बच्चे आए हैं उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने ड्यूटी मत कहिए, बल्कि अपने काम को समझिए कि हम किस काम के लिए आए हैं। जैसा कि इस पर काफी रोशनी डाली जाती है कि आप ना ये कि जो है नौकरी कर रहे हैं या एक यूजी स्टूडेंट, दोनों के बीच की एक कड़ी है। आपको अपना काम खुद करना है, और जरूरत पड़े तो रात में भी हम लाइब्रेरी खुलवा देंगे। मेन काम आपका पढ़ना है और काम करना है, इसके अलावा दूसरा काम तो है नहीं।
दूसरी चीज ये है कि जो है ना आप लोग अपने सीनियर से ये देखिए कि जिस परेशानी से गुजरे हैं, आज आप लोगों को पहले के बनस्पत बड़ी सहूलत मिल गई है कंपेरेटिवली पहले। ये नहीं करेंगे पूरी सहूलत मिल गई है, कम से कम आप आए हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट मिल गया है, बैठने की जगह मिल गई, कुर्सी टेबल एक स्टेटस। नहीं तो सारे पीजी क्या है, एक ही जगह बैठने की जगह नहीं होती, एक ही डिपार्टमेंट में 5-7 बैठे हुए हैं। कुछ अगर कॉन्फिडेंशियल बात करना हुआ तो रूम से निकलना पड़ता, तो रूम इतना है कि रूम ही में बात करना। तो नए लोगों से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आए हैं और जैसा कि एक अपॉर्चुनिटी मिला है 15 दिन का, और हम समझते हैं 15 दिन में आप लोग बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके सीनियर और टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन होने का मौका मिलेगा, क्योंकि पहले जो आते थे वो एक दूसरे डिपार्टमेंट भी नहीं जान पाते थे। अब आप पूरी फैकल्टी से मालूम हो जाइएगा कैसे हैं, और अपना काम कीजिए और टाइम से आइए। 10 से 5 का एक रूम रखिए, उस बीच में हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये HOD से हम पूछे। और हो सकता है कि मौका मिला हम डिपार्टमेंट में जाएंगे तो हम भूलेंगे कि कहाँ, उसका जो है ना जवाब टीचर को देना और आपको देना है। आप कह दिएगा कि टीचर से पूछ के गए हैं, टीचर कह देगा कि हाँ तो ठीक है, नहीं अगर पूछ के गए तो एक्सक्यूज बहुत ज्यादा नहीं, आदमी कमी बहुत है और उसको कोशिश कर रहा है पूरा, थोड़ा थोड़ा करके एक बैग कुछ नहीं हो सकता है। और इंशाल्लाह आपकी कमी, जैसे किताब का बहुत से लोग हैं कि किताब नहीं है लाइब्रेरी में, हमारे चॉइस का लाइब्रेरी में तो बहुत सारी किताब, अब इस डिपार्टमेंट का नहीं आ रहा, इस डिपार्टमेंट का तो पहले से बहुत सारी, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिस डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में किताब नहीं है। अब ये है कि स्पेशल आपके रिसर्च में आपके अपने टॉपिक के बार से कोई रेफरेंस से अलग है तो उसको लिख दीजिए, हम मंगवा देंगे। बाकी पूरी लाइब्रेरी नहीं तो नहीं कर सकता। लाइब्रेरी तो माशाल्लाह जो है ना, ऐसा नहीं है कि हमारा जो है NIA में और ये सब अपनी जगह पर अलीगढ़ का हम बराबरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इस म्यार का है कि आप अपना उसमें काम कर सकते हैं। बहरहाल आप लोगों का इस पेशेंस के साथ जो है गर्मी में बैठने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग तो आपके चलते मजबूरी में बैठे हुए हैं, तो आप दूसरी चीज है कि ठीक है, यही चीज है कि कम रिसोर्स में ज्यादा है ज्यादा काम। अगर पूरे रिसोर्सेज हो गए तो सब कुछ तो हो जाता है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमको जो अपनी बात करनी थी बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब आज का ये प्रोग्राम अस्पताल की तरफ जाता है और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं गुजारिश करूंगा उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर तनवीर आलम साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कुलियात फिल्म, सर तशरीफ लाएं और अपने अल्फाज तशक्कुर से हम सबको नवाजें। इजहार तशक्कुर के लिए मुझे बुलाया गया है। उससे पहले क्योंकि सारे पीजी यहाँ मौजूद हैं तो 2 चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ। एक तो यह है कि जो भी आपको मिला है, उसमें जो डायरी मिली है वो करिकुलम के आखिर में भरी होनी चाहिए। यानी जो भी लेक्चर हो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें नोट करिए और अपने तासुरात को नोट करिए उसमें, ताकि आपका फीडबैक हमको मिल सके। दूसरी चीज, टाइमिंग के बारे में बहुत कुछ सर ने अभी कहा, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन छुट्टी के बारे में आप लोगों से एक बात बिल्कुल होशगुजार कर दूं कि बिहार सरकार के रूल के मुताबिक जो पीजी स्कॉलर को छुट्टी है वो सिर्फ 12 CL है पूरे 1 साल में, और उसके अलावा किसी किस्म की कोई छुट्टी नहीं है आपको। इसी 12 छुट्टी को पूरे साल में आप लोगों को खर्च करना है, और उसमें बिल्कुल बहालत से खर्च करिए। ऐसा नहीं कि 2 महीने में सारी छुट्टी खत्म हो गई उसके बाद जो है कुछ नहीं है। तो मैं इस मामले में बहुत सख्त रहूंगा, तो क्लियर बोल देता हूँ, अगर किसी का 12 CL खर्च हो गया तो उसको 13वां CL नहीं मिलेगा, और अगर वो एब्सेंट हुआ तो उसकी सैलरी कटेगी, और सैलरी कटेगी तो आपको वो सैलरी फिर मिलेगी नहीं, और फिर वो आपका जो 1 दिन जिसकी सैलरी कटेगी वो आपको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा लास्ट में, जिसके लिए आपको
बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं सस्पेंशन मिलेगा या नहीं, इस बात का अभी से ख्याल रखें। तो अभिनंदन का शुक्र मैं सबसे पहले मैं अपने हरदिल अजीज प्रिंसिपल साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिनकी रहनुमाई में हम लोगों ने जो है ये प्रोग्राम को मुनक्किद किया, और उसके बाद तमाम अपने फैकल्टी मेंबर और खास करके करिकुलम की का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जो है इस प्रोग्राम को अंजाम दिया। उसके बाद तमाम अपने पीजी स्कॉलर का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस गर्मी में भी यहाँ तशरीफ लाए और पैशन के साथ सब कुछ सुना। और आखिर में तमाम ऑफिस बेयर, टेक्निकल स्टाफ को रिलेटेड पढ़ाई का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट किया। थैंक यू सर। इसी के साथ प्रोग्राम का अख्ताम होता है। आप सब हजरात का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट परसों से पहले आपको प्रोग्राम की शेड्यूल मिल जाएगी। सभी ईयर के पीजी 20 बैच, 21 बैच और 22 बैच सबको यहाँ पे लास्ट 11 o'clock विदाउट एनी एक्सक्यूज पहुंच जाना है। और 2 बार अटेंडेंस बनाई जाएगी, वो कब बनाई जाएगी वो हमारा डिसाइड होगा। उस टाइम में जो नहीं रहेगा उसे एब्सेंट माना जाएगा। ठीक है, तो 11 बजे से प्रोग्राम शुरू होगी, 4 बजे तक प्रोग्राम चलेगी, बीच में 1 आवर आपको लंच के लिए दिया जाएगा। ओके, सब लोग समझ गए हैं? तो अपने टाइम का ख्याल रखिएगा। बोली देते हैं टाइम बोली दिए आइए डॉक्टर साहब वही हो गया खत्म, अभी इंतजार में आप क्या कल